गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज आप लोगों के कमेंट के अनुसार से हमने ऑर्गेनिक स्टार्ट किया। उस ऑर्गेनिक में सबसे फर्स्ट टॉपिक जो 12th बोर्ड के अनुसार से बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके अनुसार से हमने पहला चैप्टर रखा है हेमो अल्केन्स एंड हेमोरेज। बहुत से बच्चे का इसमें कमेंट आ रहा था कि सर क्या कीजिए, ऑर्गेनिक का कीजिए। तो उसके अनुसार से हमने क्या किया, फर्स्ट चैप्टर रखा है हेमो अल्केन्स एंड हेमोरेज को। अगर हम यहां से बात करें पहला कि हमारे इस टॉपिक में क्या पढ़ना है, तो पहला तो पढ़ना है नोमेनक्लेचर, नेमिंग पढ़ना है। फिर उसके बारे में पढ़ना है कि हेमो अल्केन्स क्या होता है, हेमोरेज क्या होता है, वो पढ़ेंगे। फिर उसको कोरिलेट करेंगे, अलग अलग रिएक्शंस करवाएंगे हेमो अल्केन्स के अंदर। फिर उसका यूजेज भी पढ़ना है मुझे। स्टीरियोकेमिस्ट्री हमने यहाँ से हटाया है क्योंकि हमें लंबी थ्योरी नहीं जानी है। स्टीरियोकेमिस्ट्री का राइट करें तो पूरा का पूरा क्या होगा कि हमें रिएक्शन ही पढ़ना पड़ जाएगा, मतलब कह सकते हो कि पूरा आइसोमेरिज्म पढ़ना पड़ जाएगा। तो हमने यहाँ से आइसोमेरिज्म के पार्ट को रिप्लेस कर दिया। हाईलाइट है, कुछ कुछ पॉइंट्स के बारे में बात किया गया। सबसे पहला जो टॉपिक्स है उसमें इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, फिर तुम्हारा फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर उसको बनाएंगे कैसे, फिर उसका केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑप्टिकल आइसोमर को हम यहाँ से हटा रहे हैं। SN1 SN2 है नोट्स में है, बट कोई जरूरत उसकी नहीं पड़ेगी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ हेमो अल्केन? नाम में समझ में आ रहा है सर कि क्या है हेमो। हेमो जो वर्ड आ रहा है हेमोजन से आ रहा है। कहां से आ रहा है? हेमोजन से आ रहा है ना। हेमोजन किसको करें? ग्रुप नंबर 17, ग्रुप 17 को वर्ड कर ले। ग्रुप 17 का यूज हम क्या करें? हेमोजन वर्ड में यूज करें। ग्रुप 17 में कौन कौन है? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये जो है ये ग्रुप 17। दूसरा जो टर्म आना, दिस इज अल्केन। अल्केन का फॉर्मूला तो बच्चों को पता हो। अल्केन क्या होता है? अल्केन होता है CnH2n+2। ठीक है। अगर इस CnH2n+2 में से एक H को रिप्लेस कर देते, जिसे N का वैल्यू और हम 1 रख लेते हैं, तो मेरे पास आ गया CH4। अगर इसमें से एक H को हम रिप्लेस करते हैं और इसके जगह पर अगर हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, तो ये बन जाता है CH3। वहां पर एक X हो जाएगा, एक इसका H बाहर आ जाएगा, H अंदर जाएगा। इस कंपाउंड को ही कह रहे कि सर अल्केन में जब हाइड्रोजन को जोड़ रहे हैं, अल्केन में जब हम हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड हेमो अल्केन। इसे ही हम क्या बोल रहे हैं? हेमो अल्केन बोल रहे हैं। तो ये लिख रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन। एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हटा करके एटम से उसमें हाइड्रोजन एटम्स को ऐड करते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या? हेमो अल्केन्स बोलते हैं। तो कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, उस हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है और वहां रिप्लेस करके उस जगह पे क्या करना है? हाइड्रोजन बैठा देना है। तो यहां से क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे, एक से ज्यादा भी हो सकता था। जैसे हमने हम बनाना है CH2Cl2, हम यहां से बना सकते हैं CHCl3। दिस इज कॉल्ड हेमो अल्केन्स। तो जब कार्बन के साथ या हाइड्रोकार्बन के साथ एक एटम हाइड्रोजन को रिप्लेस करे, एक से अधिक रिप्लेस करे और उसके जगह पर हम बैठा दें वहां पर हाइड्रोजन ग्रुप, तो वो क्या कहा जाएगा? मुझे हेमो अल्केन्स कहा जाएगा। चलिए यहां से हम अगला पॉइंट पे देखते हैं इसमें कि सर हेमो अल्केन्स में क्या है। जैसे क्लोरोमीथेन आ गया, एक क्लोरीन विथ मीथेन, तो मीथेन के साथ यहां पर आ जाएगा CH3Cl। इसको पढ़ते क्लोरो, ये क्लोरो हो गया और ये मीथेन आ गया। हम अभी नोमेनक्लेचर पर जवाब है डाइक्लोरोमीथेन। मतलब यहां पर आ गया सर दो क्लोरीन्स आ गए यहाँ पे और ये एक कार्बन का ग्रुप है, तो उसको मीथेन कहा जाएगा। तो क्या हो जाएगा? डाइक्लोरोमीथेन आ जाएंगे, है ना। ऐसे तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 कार्बन हो गया। 3 कार्बन का प्रोपेन नाम होता है। क्या नाम होता है यहाँ पे? प्रो। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन को, यहाँ से हाइड्रोजन को हटाया गया और इसके जगह पे किसको बैठाया गया? हाइड्रोजन को बैठाया गया। तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर वहां पर हाइड्रोजन बैठा देते हैं, तो वो क्या कहा जाता है? मुझे हेमो अल्केन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेमो अल्केन्स। अगर दिखेगा तो यहाँ पे देखोगे क्या लिख रहे हैं? यहाँ पे हेमो अल्केन्स लिख रहे हैं। हेमो अल्केन्स में यहाँ पे क्या है? कार्बन है, कार्बन है, यहाँ कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी क्या है? हाइड्रोजन से। अगर यहाँ से हाइड्रोजन का पार्ट आ गया यहाँ से, तो ये आपका हो गया हेमो अल्केन। यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ गया, तो ये आ गया आपका हेमो अल्केन्स आ गया। अब एक्स के जगह पर क्या रख सकते हैं? एक्स के जगह पर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन रख सकते हैं, हो जाएगा। अगर हम यहाँ से देखो, सिंपल सी बात है, एक अल्केन है ना, एक अल्केन है, 1 2 3 कार्बन का एक अल्केन।
यहाँ से एक हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस किया, एक हाइड्रोजन को हमने क्या किया, रिप्लेस किया, और रिप्लेस करके वहां पर क्या जोड़ दिए, एक्स को जोड़ दिए, और जब वहां से एक्स जोड़ दिए तो ये मेरे पास यहाँ से आ गया, दिस इज कॉल्ड हाइमोअल्केन, है ना। यहाँ क्या करें, इसको हाइमोअल्केन कह रहे हैं। तो यहाँ से हम इसको हटाए और यहाँ से मिलते इसको क्या, हाइमोअल्केन। कोई दिक्कत, ये आपका आ गया हाइमोअल्केन, और ये क्या आ गया तुम्हारा, अल्केन। तो अल्केन में अगर किसी हाइड्रोजन को रिप्लेस करो एक या एक से अधिक, और उस जगह पर अगर हाइड्रोजन बैठा दो तो क्या कहा जाएगा, हाइमोअल्केन्स कहा जाएगा। अब तो याद हो गया, हाइमोअल्केन्स किसको कहेंगे, हाइड्रोजन विथ अल्केन। अल्केन को में से एक हाइड्रोजन को हटा करके या एक से अधिक हाइड्रोजन को हटा करके वहां पर हाइड्रोजन ग्रुप को जोड़ देंगे तो क्या कहा जाएगा, हाइमोअल्केन्स कहा जाएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल ऑफ हाइमोअल्केन्स हमने भी तो देख लिया था कि क्या होगा, अगर एग्जाम्पल याद करने होंगे यहाँ पे तो हम इसको क्या कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, हाइमोअल्केन्स की बात करेंगे यहाँ से, है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा, हाइमोअल्केन्स आ जाएगा। जहाँ पर हाइड्रोजन तुम्हारे साथ यहाँ पे क्या होगा, बैठा हुआ रहेगा। तो जैसे सोचो यहाँ पर तुम्हारा क्या है, एक कार्बन है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, एक ब्रोमीन है ना। तो यहाँ से तुम्हारा क्या हो गया, हाइमोअल्केन्स आ गया एक कार्बन का। यहाँ पर एक 2 कार्बन का अल्केन है, सिंगल बॉन्ड रहता तो क्या होता, अल्केन, डबल बॉन्ड रहता तो अल्केन, और ट्रिपल बॉन्ड रहता तो अल्काइल। तो देखो किसी में भी बैठा सकते हैं, डबल बॉन्ड के साथ भी बैठा सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के साथ। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे देखते जाएंगे। ये 2 कार्बन के साथ बैठा है, यहाँ पे कितने कार्बन, 3 कार्बन के साथ बैठा है। हाइड्रोजन में यहाँ पर ब्रोमीन बैठा हुआ है, यहाँ पे क्या बैठा है, कुमरीन बैठा है, और यहाँ पे क्या है, आयोडीन। तो कुमरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन कुछ भी बैठ जाए अगर हाइड्रोकार्बन के साथ तो वो तुम्हारा क्या कहा जाएगा, वो कहा जाएगा तुम्हारा हाइमोअल्केन्स। चलो इसी का एक कॉमन नेम से बात करते हैं तो अल्काइल हाइलाइट भी कहा जाता है कॉमन नेम में। तो हमने यहाँ से लिख रहे हैं तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ हाइमोएरियंस। अभी तक हमने जो बातें किया था वो अल्केन पे था, क्या था, अल्केन पे था। अब बातें हैं एरीन की। एरीन जो वर्ड आ रहा है दिस इज फ्रॉम डिराइव फ्रॉम एरोमेटिक। किससे आ रहा है, एरोमेटिक से आ रहा है। एरोमेटिक में क्या होता है, ये एक कोई रिंग होना चाहिए, एक कोई क्या होना चाहिए, रिंग होना चाहिए, उसमें डबल बॉन्ड कंजुगेटेड होनी चाहिए, या फिर कंजुगेटेड मतलब क्या कहता है, रेजोनेंस कहा जाता है। इससे अगर एक एच को रिप्लेस करते हैं, यहाँ पर एच होगा, यहाँ एच होगा, यहाँ एच होगा, यहाँ एच होगा, यहाँ एच होगा। अगर यहाँ से एक एच को रिप्लेस करते हैं और यहाँ रिप्लेस करके हम इसके जगह पर हाइड्रोजन अगर बैठा देते हैं, है ना, एच को रिप्लेस करके अगर वहां पर हाइड्रोजन बैठा देते हैं तो ये मुझे कहा जाता है हाइमोएरियंस कहा जाता है। तो देखो यहाँ पर वही लिख रहा है कि इफ वन और मोर हाइड्रोजन इज डिस्प्लेस्ड बाय हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम से कहां से, एरोमेटिक रिंग। किससे करते हैं, एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग से करते हैं उस प्रोडक्ट को क्या कहा जाता है, हाइमोएरियंस कहा जाता है। तो एरोमेटिक में हमने क्या बोला, एक रिंग होनी चाहिए, कंजुगेटेड होना चाहिए, और एक फार्मूला होता है जिसका नाम होता है हकम्स रूल, है ना। क्या होता है, हकम्स रूल। हकम्स रूल जिसको कहा जाता है 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना होता है, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो पाई बॉन्ड को काउंट करते हैं, इसमें देखो एक पाई बॉन्ड ये हो गया, 2 पाई बॉन्ड हो गया, ये 3 पाई बॉन्ड हो गया। एक पाई बॉन्ड में कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 3 पाई बॉन्ड में कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखो n का वैल्यू खुद से रख सकते हो इंटीजर 1 2 3, कुछ भी रख के देख लो क्या वो 6 पाई आ रहा है, आ रहा है। अगर n का वैल्यू 1 रखे तो 6 आ जाएगा। अगर इसके रूम्स को फॉर्म कर रहा है तो वो एरोमेटिक है। तो क्या क्या बोलेंगे, एरोमेटिक पता करने के लिए पहला साइक्लिक होनी चाहिए, दूसरा कंजुगेट होना चाहिए, तीसरा हकम्स रूम का फॉर्म करनी चाहिए। अगर ये तीनों चीजें हो रही है तो वो एरोमेटिक है। अब एरोमेटिक कंपाउंड मुझे पता चलेंगे, एरोमेटिक से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे और वहां पर अगर हाइड्रोजन बैठा देंगे तो वो मुझे कहा जाएगा क्या, वो कहा जाएगा हाइमोएरियंस। क्या कहा जाएगा, वो हाइमोएरियंस। तो एक तो हमने पढ़ा हाइमोअल्केन्स और दूसरा हम पढ़ रहे हैं क्या, हाइमोएरियंस के बारे में। तो देखो यहाँ से एग्जांपल, ये बेंजीन है ना, बेंजीन से एक हाइड्रोजन को हटाया गया है और वहां पर से एक हाइड्रोजन को जोड़ दें। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ना, यहाँ पे क्या है तुम्हारा हाइड्रोजन, ये वहां पार्ट एक्स जुड़ा हुआ है। तो दिस इज क्या हो जाएगा तुम्हारा, हाइमोएरियंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा तुम्हें, हाइमोएरियंस हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। ज्यादातर क्वेश्चन जो हाइमोएरियंस के आएंगे वो ज्यादा एरोमेटिक कंपाउंड है, इस बोर्ड में तो नहीं करने वाला है। यहाँ पर ज्यादा बेंजीन ही यूज कर रहा है। क्या होगा, बेंजीन पार्ट ही यूज किया जाएगा। तो हाइमोएरियंस में तुम्हें क्या होंगे, बेंजीन पार्ट ही यूज किए जाएंगे। अब करें कुछ कंपाउंड्स करता हाइड्रोजन, ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज है कि हमारे पास क्या होते हैं कि हाइड्रोजन कंपाउंड्स का कहां यूज किया जाता है ना। तो ह्यूमन काइंड में मैनकाइंड इसी को कह रहा है ना, ह्यूमन अपने यूज में कहां आ रहा है।
तो सबसे पहले तो एक अच्छे सॉल्वेंट कहते हैं जो नॉन कॉमर्स कंपाउंड्स के रूप में यूज किया जाता है। इसके अलावा तुम देखो मेडिसिन बनाने में भी हाइड्रोजन कंपाउंड्स का यूज किया जा रहा है ना। रिसर्च में भी हमने आगे जैसे रिएक्शन पढ़ेंगे समझ में आएगा कि हाइड्रोजन कितना इंपॉर्टेंस रखता है, इसमें आ जाएंगे हम। हमारे पास एक क्या है, क्लोरोमेफेनिकॉम एक मेडिसिन है जो टाइफाइड के लिए आता है और ये एक एंटीबायोटिक है। ये कैसा है, एंटीबायोटिक है। तो क्लोरोमेफेनिकॉम एक एंटीबायोटिक की दवाई है जिसकी फॉर्मूला ये है। तो ये उतना नहीं आएगा बट यूजेज याद रखना कि क्या क्या था। हाइड्रोजन का यूज हम मेडिसिन बनाने में भी किया जा सकता है, एंटीबायोटिक बनाने में भी कर सकते हैं, है ना। तो हमने एक अच्छा सॉल्वेंट यूज करेंगे, हमने इसे मेडिसिन के रूप में यूज करेंगे। हमने इसको क्या किए, एक रिसर्च आगे रिसर्च के रूप में तो हर एक कंपाउंड का यूज किया जाता है तो इसको भी यूज करेंगे, है ना। यहाँ से देखो तुम्हारा ये तुम्हारे पास है क्लोरोक्विन, ये भी एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज का है। क्लोरोक्विन एक मेडिसिन है जिसका यूज मलेरिया को ट्रीटमेंट करने के लिए किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, मलेरिया को ट्रीटमेंट करने के लिए क्लोरोक्विन। और क्लोरोमेफेनिकॉम किसका, टाइफाइड का। तो याद रखना ऑब्जेक्टिव आएगा, है ना। क्लोरोमेफेनिकॉम टाइफाइड का, क्लोरोक्विन किससे, मलेरिया के ट्रीटमेंट करने के लिए आ जाते हैं। सम फ्लोरिनेटेड कंपाउंड जो है आर बीइंग डेवलप्ड बाय ब्लड सब्स्टिट्यूट इन सर्जरी, है ना। कुछ फ्लोरीन की कंपाउंड जो होते हैं सर्जरी के समय पे ब्लड के सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज किए जाते हैं। मतलब क्या होते हैं, ब्लड के जगह पर उसका यूज किया जाता है। सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है, एक के जगह पर दूसरे का यूज करना, है ना। तो वहां पर क्या किया जाता है, ब्लड ग्रुप में कुछ फ्लोरीन के कंपाउंड यूज किए जाते हैं। जबकि फ्लोरीन में एक कंपाउंड आते हैं जिसका नाम होता है क्या, ये हाइमोथेन। हाइमोथेन एक कंपाउंड है जिसका एनेस्थेसिया में यूज किया जाता है, बेहोशी करने में यूज किया जाता है इसका, है ना, सर्जरी के समय पर। हाइमोथेन का फॉर्मूला ये हो गया, है ना। ये हो गया तुम्हारा, क्या हो जाएगा, एक 2 कार्बन से यहाँ पे कितने हैं, 2 कार्बन है और ये ट्राइफ्लोरो हो गया, हो जाएगा। यहाँ से क्लोरो, ये पहला आ जाएगा ब्रोमो क्लोरो ट्राइफ्लोरो इथेन, है ना। ब्रोमो क्लोरो ट्राइफ्लोरो इथेन, इसे हाइमोथेन कहा जाता है। ऐसा हाइमोथेन का यूज जो होता है वो कहाँ किया जाता है, एनेस्थेसिया में किया जाता है, बेहोशी करने में किया जाता है ड्यूरिंग सर्जरी। ऐसे ही तुम्हारे पास थायराइड, तुम्हें पता है कि आयोडीन की कमी से कहां से क्या होता है, थायराइड होता है। हमारे बॉडी में क्या होता है कि जो थायराइड ग्लैंड है, इस ग्लैंड के पास थायरॉक्सिन हार्मोन निकलती है और इस थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण से हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म होती है मिनरल की। लेकिन अगर इसकी कमी हो जाए तो इसकी कमी हो जाता है तो मुझे क्या होता है कि थायराइड से रिलेटेड एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है ग्वाइटर। क्या नाम होता है, ग्वाइटर। तो इस थायराइड को मतलब थायराइड को स्टिमुलेट करने के लिए कि ज्यादा थायरॉक्सिन बनाए, वहां पर रिक्वायरमेंट होती है आयोडीन की। तो जितना ज्यादा आयोडीन डालते जाएंगे वो आयोडीन यहाँ रिएक्ट करेगा और थायरॉक्सिन बनाने में हेल्प करेगा। क्या करेगा, तो आयोडीन इज ए हाइमोकेंस। आयोडीन या फिर आयोडीन क्या है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का यूज यहाँ पर एज ए हार्मोन्स के रूप में कर रहे हैं। कौन सा हार्मोन, थायरॉक्सिन के रूप में, है ना। इस कारण से हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसका मैनकाइंड में यूज कर सकते हैं। हो जाएगा टेबल साल्ट जो हम लोग का घर में आता है, आयोडाइड साल्ट जिसको कहते हो, हम उसमें आयोडीन ऐड किया गया और आयोडीन यूज किया गया किसके लिए, थायरॉक्सिन को सिंथेसिस करने के लिए। एक स्टार्टिंग मटेरियल फॉर सिंथेसिस ऑफ मेनी कंपाउंड्स। और हम क्या कर सकते हैं कि शुरुआत अगर देखेंगे तो हाइमोअल्केन्स के द्वारा हम बहुत सारी चीजों को बना सकते हैं। हम आगे जैसे समझाएंगे, हाइमोअल्केन से अल्कोहल भी बना सकते हैं, हाइमोअल्केन से अल्केन को भी बना सकते हैं, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, या फिर तुम्हारे पास अमीन, नाइट्रोअल्केन्स, बहुत से कंपाउंड्स जो होगा वह हाइमोअल्केन से बनाया जाएगा, है ना। तो हाइमोअल्केन्स का यूज करके हम जैसे जैसे चैप्टर को आगे बढ़ाते जाएंगे तुम्हें समझ में आता जाएगा कि कितने टाइप्स के कंपाउंड बनाया सकता है और हाइमोअल्केन्स कितना अच्छा चैप्टर है। मतलब हर चीजों को ये क्या करेगा, बनाने में तुम्हें हेल्प कर देगा। तो ये समझा रहा है। तो ये तो तुम्हारा क्या है, आगे का पार्ट में फिर से मिलने वाला है। चलिए इस चैप्टर की स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं। अभी तक इसका एक इंट्रो था इस चैप्टर का। इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, हाइमोअल्केन्स क्या होते हैं, हाइमोअरेंस क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़नी। पहले क्वेश्चन तुम्हें नोमेनक्लेचर से रिलेटेड आती है, जहां पर पहले तो चेक करना होता है, क्लासिफिकेशन करने होते हैं। आप अगर बैठे हैं इस चैप्टर के पढ़ने के बाद आप एनसीईआरटी में लेकर बैठे होगे, हर सेगमेंट से मतलब 5-6 टाइप का क्वेश्चन है, हर सेगमेंट से 2-2, 3-3 क्वेश्चन बनाना है, आपको क्या हो जाएगा, टॉपिक सही हो जाएगा, है ना। ऐसे तो हम इसके लास्ट में पीवाईक्यू रखेंगे, हाँ पीवाईक्यू की बात करेंगे। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के ऊपर। अगर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक वर्ड क्या कहते हैं, मोनो। क्या यूज करते हैं, मोनो। तो मोनो हाइमोअल्केन्स कहा जाएगा। अगर एक अल्केन में एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है क्या कहा जाएगा, मोनो हाइमोअल्केन। 2 को जुड़ा हुआ है डाइहाइमोअल्केन, 3 जुड़ा हुआ है ट्राइहाइमोअल्केन, 4 जुड़ा हुआ है टेट्रा, ऐसे सब बहुत सारे जुड़ जाएंगे तो पॉलीहाइमोअल्केन्स कह जाएंगे। तो पहला तो हमारे पास क्या है, मोनो हाइमोअल्केन्स है। और ये यहाँ पर हम बात करें मोनो हाइमोअल्केन्स जिसमें एक हाइड्रोजन लेगा। हाइड्रोजन में कौन है तुम्हारा, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन रहेंगे, है ना। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं
क्या होगा, मोनो हेमो अनकेस, डायहेमो अनकेस, और क्या होगा मुझे पॉली हेमो अनकेस कहा जाएगा। हेमोजन भी हो जाएंगे, हाँ डायहेमोजन मोनो है ऐसे। तो इसमें वर्ड यूज थोड़ा सा ध्यान देना, मोनो हेमो अनकेन पढ़ना तो ठीक है, हेमोजन भी ठीक है, बट इसका एनसीईआरटी लैंग्वेज में मोनो हेमो अनकेन वर्ड यूज कर रहा है। क्या यूज कर रहा है, मोनो हेमो अनकेन यूज करें। इसमें डायहेमो अनकेन हो जाएंगे, डायहेमो अनकेन हो जाएगा, है ना। यहाँ पर पॉली हेमो अनकेन है बहुत सारा। अब इसमें जब इसकी जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम एक ये तो हो गया नंबर ऑफ हेमोजन बेस, दूसरा हो गया कि सर किस बॉन्ड के साथ हेमोजन जुड़ रहा है ना। एक बार ये कार्बन sp3 भी हो सकता है, या तो अगर मान लो यहाँ डबल बॉन्ड कार्बन है तो यहाँ पर sp2 भी हो सकता है। एक ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है कि सर यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और फिर यहाँ कार्बन है, फिर सिंगल है, मतलब जिस कार्बन से हेमोजन जुड़ने जा रहा है दिस इज sp3, बट उसके पहला sp2 है ना, उसके पहले क्या है sp2 है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो वही कह रहा है, एक तो sp3 कार्बन के साथ हेमोजन जुड़ जाएगा, है ना, और एक हो सकता है कि sp2 कार्बन के साथ हेमोजन जुड़ा हुआ है। तो इसके बेस पर हम आगे देखते हैं, एक को अमाइन्स कहते हैं, फिर एक को विनाइल कहते हैं, है ना। तो किस पार्ट में क्या कहेंगे, पहला है मोनो हेमोजन डेरिवेटिव। मोनो हेमोजन मतलब जिसमें एक हेमोजन होगा। अगर हेमो अनकेन की बात करें तो अनकेन क्या होता तुम्हारा, सिंगल बॉन्डेड होता, ऐसा रहेगा। अब यहाँ पर एक हेमोजन हमने बैठा दिया, अब जो बैठाने की मर्जी तेरी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो भी बैठाने को, अच्छा किसी भी जगह बैठाने की मर्जी हो, तुम चाहो तो ये हेमोजन यहाँ भी बैठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी बैठा सकते हो। बट यहाँ पर क्या होगा, सभी जगह यहाँ पर हाइड्रोजन यूज करना होगा। क्या यूज करेंगे, हाइड्रोजन। हर कार्बन को 4 बॉन्ड पूरा होनी चाहिए। यहाँ पर क्या होंगे, 4 बॉन्ड कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से अगर हम 4 बॉन्ड कंप्लीट करते हैं तो ये मोनो हेमो अनकेन्स कहे जाते हैं। कोई दिक्कत है क्या। अगर हेमो एलिन्स की बात करें, अगर एक हेमोजन प्रेजेंट है, अगर ये बेंजीन रिंग है मेरे पास और अगर इसके पास क्या होता है, एक हेमोजन यहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये मुझे क्या कहा जाएगा, मोनो हेमो एलिन कहा जाएगा। कोई दिक्कत है क्या। अगर अनकेन में एक हेमोजन बिठाए तो मोनो हेमो अनकेन, 2 बिठाए तो डायहेमो अनकेन, 3 बिठाएंगे तो ट्राइहेमो अनकेन। इस तरीके से क्लासिफिकेशन करना होगा इसमें। चलो नेक्स्ट मेरे पास डायहेमो डेरिवेटिव, मतलब 2 अनकेन्स रहे, 2 हेमोजन है, एक यहाँ पर प्रेजेंट है, एक यहाँ पर प्रेजेंट है। तो क्वेश्चन में तुम्हें पहचानने के लिए देगा, है ना, क्वेश्चन में तुम्हें क्या देगा, पहचानने देगा। तो तुम आसान से देख करके तुम पता कर लेना कि सर किसमें कितने हेमोजन प्रेजेंट है, उस अनुसार से उसको बांट लेंगे। 2 हेमोजन है तो डायहेमोजन, 3 हेमोजन होगा तो ट्राइहेमो अनकेन कहा जाएगा, 3 से ज्यादा होगा प्रॉमिक कर लेना, इससे ज्यादा बातें नहीं करनी है मुझे, है ना। ये यहाँ हेमोएजेंस में देखो, हेमोएजेंस में क्या है, तुम्हारा 2 ब्रोमीन्स बैठे हुए, अगर 2 ब्रोमीन में बैठे हुए तो डायहेमो कहा जाएगा इसका, है ना। इसके बाद आ जाए डायहेमो डेरिवेटिव्स में तुम्हारे पास 2 चीजें होगी। देखो अगर मान लीजिए कि मेरे पास क्या है कि 3 कार्बन का है या 2 ही कार्बन, यहाँ पर 2 ही कार्बन है, ठीक है। अब एक ही कार्बन पर देखो 2 हेमोजेंस बैठे हुए, है ना, क्या क्या बैठा हुआ, 2 हेमोजेन बैठा हुआ, और यहाँ पर 2 कार्बन पे बैठा हुआ है, यहाँ पे देखो इस तरीके से आ सकते हैं। इसकी नोमेनक्लेचर हम आगे सीखेंगे, है ना। अगर आगे नोमेनक्लेचर देखते हैं तो इसको हम घूमते हैं अमकाइनिडीन हाइमाइड। जब एक ही कार्बन पे 2 हेमोजेन बैठ जाएगा तो अमकाइनिडीन हाइमाइड कहा जाएगा। या फिर नोमेनक्लेचर अगर आईपीसी तो इतना पता होगा कि सर अगर कॉमन यहाँ से लेते हैं, अगर लॉन्गेस्ट चेन चुनते हैं तो ये मेरे पास 2 ही कार्बन है, ये 2 कार्बन है, तो यहाँ से क्या करेंगे 1 2 करेंगे, 1 1 डायहेमो। अब हेमोजन के जगह पर जो है क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो, फ्लोरीन है तो फ्लोरो, वो रख लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे 2 कार्बन का एथेन वर्ड यूज कर लेंगे। कोई दिक्कत है तो आईपीएसी तो आएगा। अगर मेरे पास 2 अलग अलग मतलब है जिसको मिलता है अमकाइनिन डायहेमाइड, तो देखो कॉमन नेम में डिफरेंस है ना, कॉमन नेम का गैप ना, एक में अमकाइनिन वर्ड यूज किया गया है, एक में अमकाइनाइडिन वर्ड यूज किया गया है। क्या यूज किया गया, अमकाइनाइडिन वर्ड यूज किया गया। तो एक में अमकाइनिन यूज करें, एक में अमकाइनाइडिन यूज करें। अमकाइनाइडिन का यूज करें जब एक ही कार्बन के ऊपर 2 हेमोजेनस ग्रुप पर लेंगे, और जब 2 डिफरेंट कार्बन के ऊपर अगर हेमोजेन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको क्या कहेंगे, अमकाइनिन कह देंगे। क्या कह देंगे इसे, अमकाइनिन कह देंगे। बाकी आईपीसी हम आगे बढ़ रहे हैं तो आईपीसी नंबर के नीचे मुझे मिल ही जाएंगे, है ना। यहाँ पर जिसे हो गया तुम्हारे पास क्या हो गया, यहाँ पर अमकाइनिडीन, तो अमकाइन क्या होगा, 2 कार्बन का अमकाइन इथाइल निडीन डाइहेमाइड या डाइक्लोराइड कहा जाएगा। तो ये हो जाएगा इसमें देखोगे।
दूसरा तुम्हारे पास एक और कॉमन नेम्स में यहाँ पर बहुत अच्छा वर्ड यूज करता है कि अगर एक ही कार्बन पर दो हाइड्रोजन वर्ड है तो उसे जेमिनम वर्ड भी यूज करते हैं। क्या कहते हैं? जेमिनम डायहाइड यूज करते हैं। और अगर एक अलग अलग कार्बन पर होगा तो उसे विस्नम वर्ड यूज किया जाता है और इसका शॉर्ट विक लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? विक। और इसका शॉर्ट में जेम लिखा जाता है। तो जेम डायहाइड भी वर्ड यूज कर सकते हैं, जेम डायहाइड यूज करेंगे या तो विक डायहाइड वर्ड यूज करेंगे। तो क्लासिफिकेशन क्या रखना, एक ही कार्बन पे दो आएगा तो अल्काइन आयोडीन है ना। अब यहाँ पे अल्काइन कितने कार्बन का हो गया? दो कार्बन का, इथाइल आयोडीन हो जाएगा। कुमरीन है तो कुमराइड हो जाएगा। देखो एक ही कार्बन पर दो पड़ेगा तो उसका कॉमन नेम में एक और वर्ड यूज करना है मुझे, जेमिनम वर्ड यूज करना है। तो जेम डायहाइड हो जाएंगे है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो अपोजिट्स में है, दो अलग अलग कार्बन पे है तो ये विस्नम कहा जाएगा, इसमें विस्नम डाइब्रोमाइड्स हो जाएगा। तो अपोजिट अगर डिफरेंट कार्बन पे होगा तो विस्नम, सेम कार्बन पे होगा तो जेमिनम कहा जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक आया समझ? तो हम यहाँ से कर सकते हैं। आईपीएससी हम धीरे धीरे सीखते हैं। अभी कॉमन नेम्स में यहाँ देख लेते हैं, फिर हम आईपीएससी के ऊपर बात करने वाले हैं। यहाँ तो समझ में आ गया आपको? हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात हमने यहाँ से कर ली, ट्राइहेमोजेन डेरिवेटिव्स की बात करनी है। ट्राइहेमोजेन नोमेनक्लेचर तो सीखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। ये लॉन्गेस्ट चेन कार्बन है, मुझे क्या है? लॉन्गेस्ट चेन कार्बन है। काउंटिंग कैसे करना है? 1 2 पे, इधर से करना है तो 1 2 पे, 1 2 3 4 5। अच्छा नोमेनक्लेचर तो आता होगा सबको है ना। नोमेनक्लेचर जिसको दिक्कत है ध्यान देते रहना, मैं यहाँ पे सीखेंगे आईपीएससी। तो इस चैप्टर का नोमेनक्लेचर बना लेना, फिर अगले चैप्टर आएंगे तो अगले चैप्टर की नोमेनक्लेचर बना लेना। पहले नोमेनक्लेचर में क्या करते हैं? लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करते हैं। क्या करते हैं? लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करते हैं। लॉन्गेस्ट चेन के सिलेक्शन के बाद काउंटिंग उस तरफ से स्टार्ट करते हैं जिधर से फंक्शन ग्रुप पहले मिल जाता है। अगर फंक्शन ग्रुप दोनों तरफ से पहले मिला तो हम देखते हैं अल्फाबेट का। जैसे अगर मान लो यहाँ पे एक ब्रोमीन होता है, यहाँ पे एक टोनमीन रहता है, तो पहले ब्रोमीन की काउंट की जाती है। जो अल्फाबेट में या डिक्शनरी वर्ड में जो पहले आता है काउंटिंग पहले उसी की होती है ना। उसके बाद नेमिंग उसी के अनुसार से किए जाते हैं। तो पहले नोमेनक्लेचर हम क्या कहते हैं? प्रीफिक्स का लिखते हैं। प्रीफिक्स में अगर ब्रांच है तो ब्रांच की बातें कर लेते हैं, अगर ब्रांच नहीं है तो हम ब्रांच की बातें नहीं करेंगे। उसके जगह पर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग रूट वर्ड यूज करेंगे। रूट वर्ड में क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्गेस्ट चेन होता है, जिसमें देखो 5 कार्बन है तो 5 कार्बन का रूट वर्ड हम लोग को पेंट पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? पेंट। इसके बाद प्राइमरी सफिक्स लगाते हैं। सफिक्स में क्या होता है? अगर सिंगम बॉन्डेड है तो मेरा सफिक्स जो होता है एनी हो जाता है। क्या हो जाता है? एनी हो जाता है। तो यहाँ पे हो गया पेंटेन। क्या हो गया मुझे? पेंटेन। अब देखिए इसका प्रीफिक्स यूज करेंगे तो क्या है? अगर हम आईपीएससी नेम करे होते हैं तो इसका प्रीफिक्स यूज करते हैं। प्रीफिक्स यूज करते हैं आईपीएससी में, हम इसका प्रीफिक्स यूज करते हैं। और प्रीफिक्स में यूज करते हैं हम लोग हाइमो वर्ड। क्या यूज करते हैं? हाइमो वर्ड। हाइमो मतलब जैसे अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरो वर्ड यूज किया जाएगा। फ्लोरीन है तो क्या यूज किया जाएगा? फ्लोरो वर्ड यूज किया जाएगा। क्लोरीन है तो क्या वर्ड यूज किया जाएगा? क्लोरो वर्ड यूज किया जाएगा। ब्रोमीन है तो क्या यूज करेंगे? ब्रोमो वर्ड यूज करेंगे। अगर आयोडीन है तो आयोडो वर्ड यूज करेंगे। क्या हो जाएगा? आयोडो वर्ड यूज करेंगे। अगर इसका कभी कभी सफिक्स यूज करते हैं तो सफिक्स हम कॉमन नेम में यूज करते हैं। किसमें यूज करते हैं? कॉमन नेम में सफिक्स यूज करते हैं। और कॉमन नेम में जब सफिक्स यूज करते हैं तो वहां पर हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं कॉमन नेम में, हम वहां पर यूज करते हैं हाइनाइड। क्या वर्ड यूज करते हैं? हाइनाइड। तो अगर फ्लोरीन हो गया तो फ्लोराइड आ गया, हाँ ना। फ्लोरीन में फ्लोराइड आ जाएगी, क्लोरीन में क्लोराइड आ जाएगा, ब्रोमीन में ब्रोमाइड आ जाएगा, है ना। ब्रोमीन में क्या आ जाएगा तुम्हें? ब्रोमाइड आ जाएगा। और आयोडीन में आयोडाइड आ जाएगा। आयोडीन में क्या आ जाएगा तुम्हें? आयोडाइड आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि कॉमन नेम और आईपीएससी नेम में हम कहां पर प्रीफिक्स यूज करने वाले हैं, कहां सफिक्स। तो आईपीएससी में हम इसका प्रीफिक्स यूज करते हैं, जबकि हम लोग कॉमन जब नेम लिखते हैं तो उसका सफिक्स यूज करते हैं। जैसे इसमें देखो प्रीफिक्स हमने यूज किया। प्रीफिक्स मतलब रूट वर्ड से जस्ट पहले, तो मेरा रूट वर्ड कौन था? पेंटेन। उसके जस्ट पहले यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो सेकंड कार्बन पे, थर्ड कार्बन पे, फोर्थ पे, तो 2 3 4 जिस जिस कार्बन पे रहेगा उसका पोजीशन देना है। 2 3 4। अगर 2 वर्ड यूज करें तो डाई लगाएंगे, 3 वर्ड यूज करें तो ट्राई लगाएंगे, 4 के यूज करें तो टेट्रा लगाएंगे। यहाँ 3 यूज किया गया, 2 3 4 तो ट्राई हो जाएगा, है ना। क्लोरो पेंटेन आ जाएंगे। तो 2 3 4 ट्राई क्लोरो पेंटेन वर्ड यूज होगा। यहाँ से समझ में आ गया? चलिए यहाँ से ट्राइहेमोएडिन्स की बात करें। अगर बेंजीन के ऊपर अगर 3 हमने क्या किया, हेमोजन बैठा दिया तो ट्राइहेमोएडिन्स हो जाएंगे। अब आ जाइए बॉन्ड नेचर पे। पहला हमने देख लिया नंबर ऑफ हेमोजन के बेस पे देख लिए, अब देखेंगे बॉन्ड नेचर के ऊपर, है ना। अब यहाँ से देखो कि अगर बॉन्ड नेचर है डायरेक्ट अल्काइन ग्रुप से, अगर यहाँ पर जो कार्बन है यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो पता चलता होगा कि सर अगर सबका सब सिंगल बॉन्ड होगा तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएंगे? sp3। अगर sp3 के साथ हेमोजन जुड़ा हुआ है तो उसको कहते हैं अल्काइन हाइमाइड। क्या कहते हैं उसको? अल्काइन हाइमाइड। देखो यहाँ सफिक्स लगा दें
तो सल्फिश में जाने तो हैमाइड आ जाएगा, या इसी को क्या कहते हैं, हेमोअल्केन्स भी कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर भी देखिए sp3 है, यहाँ पर भी क्या है, sp3 है, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ CH2X है, तो देखो यहाँ पर भी sp3 है, क्योंकि अगर इस हाइड्रोजन को अगर स्ट्रक्चर के अनुसार से बना के देखें तो इस हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर ऐसा ही बन सकता है ना, CH2, यहाँ पर आ गया X, तो देखो इसके भी हाइब्रिडेशन कितने आ गए, sp3 आ गए, लेकिन इसके जस्ट पहले वाला जो कार्बन है उसका हाइब्रिडेशन है sp2, क्योंकि यहाँ पर एक पाई बॉन्ड आ गया। तो इतना तो पता होना चाहिए तुम्हें कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो sp3 होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं तो sp2 होता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो sp होता है, क्या होता है, sp होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर sp3 के जस्ट बगल में sp2 आ गया, तो यहाँ पर क्या वर्ड यूज होता है, अंकाइन ना, यहाँ से के हटा देना, अंक देना अमाइन, क्या देना अमाइन, ऐसे में तो यहाँ से अंकाइन हो जाता है, जब एक डबल बॉन्ड आ जाते हैं तो यहाँ पर कहते हैं अंकाइन, कोई दिक्कत है। ऐसा ही अगर बेंजीन रिंग में इस कार्बन को देखोगे, अगर बेंजीन रिंग में बात करें तो बेंजीन रिंग में तुम्हारे पास अगर इस कार्बन की बात करें तो यहाँ पर H और F, यहाँ पर देखो सबका सब सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हो जाएगा, और उसके जस्ट बगल वाला जो कार्बन है यहाँ पर sp2 हो जाएगा, लेकिन ये बेंजीन है, इसको कहते हैं बेंजाइन, क्या कहते हैं इसको, बेंजाइन, कोई दिक्कत है, समझ में आया। तो अगर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, अगर डायरेक्ट sp3 से जुड़ा हुआ रहेगा, उसके अंदर कोई डबल बॉन्ड्स नहीं प्रेजेंट है तो उसे अनकाइन कहा जाएगा, लेकिन डबल बॉन्ड के साथ अगर एक sp3 कार्बन है उस पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उसे एनायन कहा देंगे। अगर बेंजीन रिंग के साथ CH2 एक sp3 कार्बन है उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसको बेंजाइन कह देंगे, कोई दिक्कत है। तो तुम्हारे पास क्या जाएगा, तीन टाइप्स के कंपाउंड्स देखने के sp3 के साथ कार्बन हाइड्रोजन, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड जुड़ा हुआ है वो बॉन्ड का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कितना होना चाहिए, sp3 होनी चाहिए, और अगर इस तरीके से sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ अगर जुड़ा हुआ है तो वो तुम्हारे पास क्या कह जाएंगे, अनकाइन, एनाइन और बेंजाइन कह जाएंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक, क्लासिफिकेशन समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, आ जाओ आगे। आगे अगर हम लोग बात करते हैं जहां पर मेरा क्या होगा, अनकाइन हैलाइड में हमें अनकाइन ग्रुप्स जो होगा वह अगर तुम्हारे पास क्या है sp3 से जुड़ेगा, तो sp3 का और भी देखो, एक कार्बन का देखे हमने, दो कार्बन का देखा, सबका अनकाइन होगा, एक कार्बन का अनकाइन मिथाइल हो जाएगा, दो कार्बन का अनकाइन इथाइल हो जाएगा, तीन का अनकाइन प्रोपाइल हो जाएगा, चार का अनकाइन ब्यूटाइल हो जाएगा, पांच का पेंटाइल हो जाएगा। तो इस तरीके से अनकाइन यूज करते जाएंगे। तो रूट वर्ड तो तुम्हें आता होगा, वन का मैच प्रत्यय, दो का एच प्रत्यय, तीन का प्रो प्रत्यय, चार का पेंट प्रत्यय। तो अंक जो वर्ड यूज किया जाता है ना, जो अंक वर्ड यूज किया जाता है दिस इज कॉल्ड रूट वर्ड। क्या है ये, रूट वर्ड है, और रूट वर्ड मुझे बताता है नंबर ऑफ कार्बन, है ना, नंबर ऑफ कार्बन इन चेन। अगर एक कार्बन का तो मेथ, है ना, अब उसमें बाह्य लगाना, अंकाइन, अंक हो गया ये, और उसमें बाह्य लगाना तो अंकाइन। तो एक कार्बन का क्या हो जाएगा, मेथ तो मिथाइल, दो कार्बन का एथ तो इथाइल, तीन कार्बन का प्रोप तो प्रोपाइल, चार कार्बन का ब्यूट तो ब्यूटाइल, पांच कार्बन का पेंट तो पेंटाइल, ऐसा चलता रहेगा, छह कार्बन का हेक्स तो हेक्साइल, ऐसा चलते रहेगा यहाँ पे, है ना। बाकी हाइनाइड लगाना, हाइनाइड में हम अभी बताए थे, क्लोरीन देगा तो क्लोराइड, ब्रोमीन रहा तो ब्रोमाइड, आयोडीन है तो आयोडाइड, फ्लोरीन है तो फ्लोराइड, हो रहा है ना, ये याद करना है यहाँ से, कोई दिक्कत यहाँ तो। चलिए ये तो आ गया आपका sp3 का एग्जाम्पल्स थे। चलो होमोलोगस सीरीज के भी सवाल पूछ लेता है, तो ये होमोलोगस सीरीज हम देख लेते हैं। होमोलोगस सीरीज का होता है, तो होमोलोगस सीरीज का आता है कि सर अगर जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या सेम, फंक्शनल ग्रुप भी सेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, हाँ फंक्शनल ग्रुप भी सेम, फंक्शनल ग्रुप भी सेम हो, तो लगातार कंसेक्यूटिव कंपाउंड के बीच में, है ना, डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंपाउंड, डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंपाउंड बाय CH2 यूनिट, टू कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, है ना, कंसेक्यूटिव कंपाउंड बाय CH2 यूनिट, कंपाउंड बाय CH2 यूनिट। अगर CH2 यूनिट से डिफरेंस होता है, जैसे सोचो पहला हमने लिखा CH3Cl, दूसरा हमने लिखा एक कार्बन और बढ़ाएंगे तो यहाँ पर लिखे C2H5Cl, फिर यहाँ पर लिखे C3H7Cl, है ना। फिर हमने यहाँ से देखो तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस देखो, दो कार्बन और एक कार्बन, तो एक कार्बन हो गया, यहाँ पांच कार्बन, यहाँ तीन कार्बन, कितना आ गया, दो आ गया, ये आ गया CH2 का यूनिट। यहाँ पर देखूंगा तो तीन कार्बन, ये दो कार्बन, एक का डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ सात कार्बन, यहाँ पांच कार्बन, कितने का डिफरेंस आ गया, दो का डिफरेंस आ गया। तो जहां पर भी CH2 यूनिट का डिफरेंस आता है उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, होमोलोगस सीरीज बोल देते हैं। क्या बोलते हैं उसको, होमोलोगस सीरीज। अच्छा इसमें कभी कभी मास का भी पूछता है, तो कार्बन का मास कितना हो गया 12,
और हाइड्रोजन का मास एक का एक हो गया तो दो का दो, तो 12/2 कितना हो गया 14। तो 14 यूनिट का मास का डिफरेंस आएगा हर एक कंपाउंड के बीच में, 14 यूनिट मास का डिफरेंस आएगा। और अगर ये 14 यूनिट मास का डिफरेंस आता तो वो सीरीज जो होंगे होमोलॉगस कह जाएंगे। तो सिंपल सी बात है ना, होमोलॉगस कंपाउंड वो होता है जिसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, है ना, फंक्शनल ग्रुप भी सेम हो, बट टू कंसेक्यूटिव कंपाउंड के बीच का जो डिफरेंस होगा, द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंपाउंड बाय CH2 यूनिट, कितने यूनिट का डिफरेंस आएगा CH2 का, और उसके मोलर मास जो होंगे कितने का 14 यूनिट के मास से डिफरेंस करेंगे, कितने से डिफर करेंगे 14 यूनिट मास के डिफर करेंगे, तो ये मुझे कहा जाएगा होमोलॉगस सीरीज कहा जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक समझ में आ गया? नेक्स्ट बात हम आगे करते हैं। यहां से आ गया बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। अब यहाँ पर देखो हमें क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के अनुसार से देखता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अगर जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है ना। अभी देखो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको कहेंगे प्राइमरी। अगर ऐसा है और यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा, यहाँ H जुड़ा, हमने क्या बोला कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा वो कितने कार्बन से जुड़ा होता है, एक कार्बन से। अगर एक कार्बन से होगा तो 1 डिग्री या प्राइमरी कहेंगे। अगर दो कार्बन से जुड़ जाए, ऐसा आ गया, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ गया, यहाँ H आ गया, तो इसको सेकेंडरी कह देंगे। और अगर मेरे पास क्या हो गया कि 3 कार्बन से जुड़ गया, यहाँ पर टर्सरी कह देंगे। समझ में आ गया? तो अगर एक कार्बन से जुड़ेगा तो प्राइमरी, 2 कार्बन से जुड़ेगा तो सेकेंडरी, 3 कार्बन से जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा टर्सरी हो जाएगा। कोई दिक्कत है? यहाँ से हाइड्रोजन समझ में आ गया इसका। चलो यहां से हम बात करें आगे अनायनिक हैलाइड की। बताइए अनायनिक अभी हमने बताया था, अनायनिक किसको कहते हैं कि जब मेरे पास एक डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड के जस्ट पहले यहाँ पर मेरे पास क्या होगा CH3, यहाँ पर sp3 कार्बन होगा और उस पर हाइड्रोजन बैठा होगा, तो उसको हम क्या कह देंगे एनायनिक कह देंगे। तो उसके एग्जांपल में अब ये देखो, अगर एक डबल बॉन्ड ऐसा बन गया तुम्हारा, अब इसके जस्ट बगल वहां पर हाइड्रोजन बैठा तो ये एनायनिक पोजीशन कहा जाएगा। तो डबल बॉन्ड ये वाला पोजीशन एनायनिक कहा जाएगा। तो डबल बॉन्ड के जस्ट बाद जो sp3 पोजीशन आती है उसको एनायनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको एनायनिक कहा जाता है। तो देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड है ये, और डबल बॉन्ड के जस्ट बाद में कार्बन पर हाइड्रोजन बैठा हुआ है, दिस इज एनायनिक कहा जाएगा। कोई दिक्कत है? तो एनायनिक उसको कहेंगे जहां डबल बॉन्ड रहेगा उसके जस्ट बाद में जो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन का आएगा, कितना का आएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन का आएगा, उसको एनायनिक कहते हैं। कोई दिक्कत है? चलो नेक्स्ट हम अगर यहां से बात करते हैं बेंजाइनिक। बेंजाइनिक में हमने क्या बोला था, बेंजीन जो रहेगा, बेंजीन के जस्ट बाद में कार्बन sp3 होनी चाहिए। अगर उसके ऊपर है कोई ग्रुप बैठा तो दिस इज बेंजाइनिक। तो देखो ये बेंजीन है, अब बेंजीन के जस्ट बगल में sp3 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो बेंजीन के जस्ट बगल में sp3 कार्बन अगर जुड़ा हुआ है उससे हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं तो वो कहा जाएगा बेंजाइनिक। क्या कहा जाएगा? वो बेंजाइनिक कहा जाएगा। यहाँ तो समझ में आ गया होगा तुम्हें, हाँ। तो ये चलो तुम्हारे बात करते हैं, यहाँ पर है टर्सरी बेंजाइनिक। देखो इसमें 1 2 हाँ ना, सेकेंडरी अच्छा ऊपर है सेकेंडरी बेंजाइनिक है, ठीक है। 2 डिग्री आ गया, इसमें कितना डिग्री आ गया, यहाँ पे 2 डिग्री आ गया। और 2 डिग्री किसको कहते हैं? जितना कार्बन से जुड़ा रहेगा, एक कार्बन इधर जुड़ गया, एक कार्बन इधर जुड़ गया, तो 2 कार्बन से जुड़ा तो 2 डिग्री, उसी को सेकेंडरी बेंजाइनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेकेंडरी बेंजाइनिक। अगर 3 रहेगा तो टर्सरी बेंजाइनिक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा इसको? टर्सरी बेंजाइनिक। तो यहाँ पर देखो क्या हो गया तुम्हारा, प्राइमरी हो गया, यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा 1 2 3 कार्बन जुड़ा, तो 3 कार्बन जुड़ेगा तो क्या कहा जाएगा टर्सरी बेंजाइनिक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा इसमें? टर्सरी बेंजाइनिक कहा जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत है? आया सर में? चलो नेक्स्ट हमें बात करना है क्लासिफिकेशन में ही कि सर कंपाउंड कंटेनिंग sp2 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड डायरेक्ट sp2 से जुड़ा हुआ, डायरेक्ट sp2 से। तो देखोगे अगर डबल बॉन्ड है जस्ट इसी से जुड़ा हुआ है ना, sp2 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ, इसको कहते हैं विनायनिक। क्या कहते हैं इसको? विनायनिक हो जाएगा। क्या कहते हैं इसको? विनायनिक। आगे में तो अगर जस्ट जुड़ा रहेगा तो विनायनिक कहा जाएगा, एक जस्ट बाद sp3 रहेगा तो उसको अमाइनिक कह देंगे, हो जाए ना। और अगर तुम्हें 5 का होता है एरोमेटिक से डायरेक्ट जुड़ा होता है तो उसे एरायनिक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? एरायनिक कहते हैं। एरायन कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है, तो उसको एरायनिक कह देंगे। और डबल बॉन्ड के ऊपर ही sp2 कार्बन पे ही अगर हाइड्रोजन बैठ गया तो उसको विनायनिक कह देंगे। तो एक विनायनिक हो जाएगा और एक तुम्हारा क्या हो जाएगा अरायनिक हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लासिफिकेशन समझ आ रहा है कि अगर बेंजीन रिंग के ऊपर, फिर से कह रहे हैं, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा तो एरायनिक, लेकिन अगर एक कार्बन के बाद हाइड्रोजन जुड़ा तो बेंजाइनिक। क्या हो जाएगा? बेंजाइनिक। तो समझ में आ गया इसमें? तो ये क्लासिफिकेशन से कंपाउंड्स की। चलिए इसके बाद विनायनिक हैलाइड की बात कर रहे हैं। विनायनिक में हमने अभी बताया उसके एग्जांपल से कि डबल बॉन्ड के जस्ट ऊपर हाइड्रोजन बैठा रहेगा, वहां भी डबल ऊपर के जस्ट ऊपर हाइड्रोजन बैठा रहेगा, तो उसको विनायनिक कह देंगे।
चलिए इसके बाद अराइल हैमाइड में वही है, बेंजीन के ऊपर जस्ट ब्रोमीन जुड़ जाएंगे या हाइड्रोजन जुड़ जाए वो एराइल कहा जाएगा। तो बेंजीन के ऊपर जस्ट जुड़ेगा तो उसको क्या कहेंगे, एराइल कहेंगे। अगर बेंजीन के बाद CH2 जुड़ेगा तो बेंजाइन कह देंगे उसको। आया समझ में? अगर CH2 के साथ Br जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, बेंजाइन। और अगर CH2 नहीं जुड़ा, डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा तो उसे क्या कह देंगे, एराइल कह देंगे। कोई दिक्कत? चलिए आइए अब नोमेनक्लेचर में। नोमेनक्लेचर का कंडीशन अभी हमने बताया था कि मेरे पास क्या होता है, कॉमन नेम्स होते हैं और एक क्या होता है तुम्हारा IUPAC नेम होता है। कॉमन नेम में हमने क्या यूज करना है, कॉमन नेम में एक सिंपल सा वर्ड यूज करना है, अमकाइन हाइमाइड। क्या यूज करना है, अमकाइन हाइमाइड। और इसका एक कॉमन सा वर्ड यूज करना है हाइमो अमकेन। हाइमो अमकेन है ना। तो IUPAC में क्या वर्ड यूज करना है, हाइमो अमकेन। और कॉमन नेम में क्या वर्ड यूज करना है, अमकाइन हाइमाइड वर्ड यूज करनी है। अब यहां से देखेंगे नोमेनक्लेचर्स में सबसे पहला ऑर्डर ऑफ नेमिंग ऑफ हाइड्रोजन्स। पहले क्या क्या कहते हैं तो सब जानते हैं कि पहले हम लोग प्रीफिक्सेस यूज करते हैं। नाम में कोई भी नाम अगर लिखते हैं, अगर अपना ही नाम लिख रहे हैं, अपने नाम के आगे कुछ अगर वर्ड लगा रहे हैं तो प्रीफिक्स हो गया, नाम के पीछे कुछ वर्ड लगा रहे हैं तो सफिक्स हो जाएगा। और एक तुम्हारा अपना मेन नाम होता है। यहाँ पर जो मेन नाम होता है वो मेन रूप से लॉन्गेस्ट कार्बन चैन का होता है और उसके पहले कुछ प्रीफिक्स लगाते हैं जो हो सकते हैं फंक्शन ग्रुप भी होंगे, हो सकते हैं ब्रांच भी होंगे, हो सकते हैं साइक्लिक, बाइसाइक्लिक, स्पाइरो ऐसे भी आ सकते हैं। बट यहाँ पर जो ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं वो तुम्हारे पास साइक्लिक तक ही रह जाता है, बाइसाइक्लिक और स्पाइरो नहीं जाता है ना। सफिक्स में एक तो पहला दो सफिक्स होती है, प्राइमरी सफिक्स होता है, सेकेंडरी सफिक्स होता है। प्राइमरी सफिक्स में जो होता है वो ज्यादातर ANE, ENE और YNE यूज करते हैं बॉन्ड नेचर के ऊपर। अगर सबका सब सिंगल बॉन्ड है तो ANE, डबल बॉन्ड है तो ENE, ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE यूज कर लेते हैं, है ना। उसके साथ वहां पर हाइमो वर्ड यूज करते हैं तो वहां पर आ जाएगा। तो देखो प्रीफिक्स में हाइमो वर्ड यूज करते हैं तो क्लोरो, क्लोरीन का क्लोरो, ब्रोमीन का ब्रोमो, आयोडीन का आयोडो वर्ड यूज जाएंगे। अगर कार्बन की बात करें एक कार्बन रहेगा तो मेथ, 2 रहेगा एक, 3 रहेगा प्रोप, 4 रहा ब्यूट, 5 रहा पेंट, 6 रहा हेप्ट, 7 रहा हेप्ट, 8 का ऑक, 9 का नॉन, 10 का डेक, 11 अंडे, 12 डोडे, इतना तक काफी है ना। इससे ज्यादा नहीं आएगा इस चैप्टर में। तो सिंगल बॉन्ड है ANE, डबल बॉन्ड है ENE, ट्रिपल बॉन्ड है YNE, ये आ जाएगा सब ये यूज करते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नोमेनक्लेचर्स में। पहला एग्जांपल्स मेरे पास है उसको लिखने की तरीका देखना तुम CH3, CH2, CH2, Br। सबसे पहले नोमेनक्लेचर का टेक्निक होता है, लॉन्गेस्ट चेन को चुनो। यहाँ पर एक ही चेन है, ये 3 कार्बन का चेन हो गया। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, जिधर से कोई फंक्शन ग्रुप आ जाए यहाँ से करेंगे 1 2 3, 1 2 3। अब देखो इसका सफिक्स प्रीफिक्स लिखेंगे तो हाइड्रोजन का प्रीफिक्स लिखा जाता है IUPAC में, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 ब्रोमो। क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 ब्रोमो। कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन का प्रो, सबका सब सिंगल बॉन्ड है, क्या लगाएंगे AN, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 1 ब्रोमो प्रीफिक्स हो गया। 1 ब्रोमो क्या हो गया तुम्हारा, प्रीफिक्स हो गया। प्रोप जो हो गया रूट वर्ड हो गया, AN इसका सफिक्स हो गया, हो जाएगा ना ये। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसके नोमेनक्लेचर कर सकते हो। तो जिसके नोमेनक्लेचर का कमेंट आया था कि सर नोमेनक्लेचर पढ़ा दीजिए, आप यहाँ से सीख सकते हो धीरे धीरे, है ना, कि किस टाइप से नोमेनक्लेचर क्या आता है। तो पहले आप क्या करोगे, एक लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करोगे, फिर उधर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे जिधर से फंक्शन ग्रुप पहले मिल जाएगा। और पहले जिधर से फंक्शन ग्रुप मिल गया काउंटिंग उधर से स्टार्ट करेंगे। पहले हम अगर हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो IUPAC अगर नेम लिख रहे हैं तो पहले उसका हम प्रीफिक्स यूज कर लेते हैं। तो ब्रोमीन का ब्रोमो, क्लोरीन का क्रोमो, आयोडीन रहेगा आयोडो हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, रूट ए कॉमन रूट वर्ड यूज करेंगे। रूट वर्ड में जितने कार्बन होंगे चेन में उसको अनुसार लगा लेंगे। और फिर सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स ANE, डबल बॉन्ड है तो ENE, ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE यूज कर लेंगे, हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट वर्ड यूज हमने करना है सेकेंड एग्जाम्पल से। यहाँ पर देखो कितने कार्बन रखेंगे, 4 कार्बन रखा गया। तो 4 कार्बन 1 2 3 4 है ना। एक क्लोरीन तुम्हें इसमें रखना, तो कहीं पर एक क्लोरीन रखनी है। अब यहाँ से नोमेनक्लेचर करना तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट ये होगा मेरा। बाकी सारे कार्बन का 4 बॉन्ड होनी चाहिए। 4 बॉन्ड होने के लिए अगर जितना बॉन्ड घट रहा है उतना हाइड्रोजन उसमें ऐड कर देना, है ना। उतना हाइड्रोजन ऐड कर दो तो आ जाएगा तुम्हारे। एग्जाम में छोड़ के नहीं आना हाइड्रोजन को, तुम मेरे जैसा लिख के क्या गया, सब पे हाइड्रोजन लिखने पड़ेंगे तुम्हें, है ना। हाइड्रोजन छोड़ करके एग्जाम में नहीं आने। ऐसा नहीं कि कहना सर मेरे सर तो शॉर्टकट बना दिए थे, हम भी शॉर्टकट लिखेंगे एग्जाम में मार्क्स शॉर्टकट हो जाएगा, ऐसा नहीं। तो ये पूरा निकल के आएंगे। यहाँ से कितने कार्बन हो जाएंगे, 4 कार्बन। 4 कार्बन का क्या हो जाएगा तुम्हें, पहले तो इसका प्रीफिक्स लगाओ, पहले ही कार्बन मिल गया तुम्हें तो 1 क्लोरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा तुम्हें 1 क्लोरो। 4 कार्बन का क्या रहेगा तुम्हारा, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है क्या यूज करेंगे ANE, हो जाएगा यहाँ से जाएगा। अगर सेकेंड कार्बन पर क्लोरीन रहता तो क्या हो जाएगा 2 क्लोरो हो जाएगा। थर्ड कार्बन पर क्या होगा 3 क्लोरो हो जाएगा। ऐसे तुम्हारे पास देखना है इसमें हो जाएगा।
अगली बार भी क्या किया, 1 कमोरो ब्यूटेन इसके आगे। एग्जाम्पल 3 यहाँ पर दिया हुआ, देखिए साइक्लिक कंपाउंड से, आप इसको बनाइए जल्दी, हमारे साथ साथ आप इस कंपाउंड को बनाइए, नोमेनक्लेचर क्या होगा। तो देखोगे सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा कि काउंटिंग उस जगह से करने, अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो काउंटिंग वहां से होगी जहां से फंक्शन ग्रुप है 1 2 3 4 5 हो गया है। अब यहाँ से लिखिएगा 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो। अगर साइक्लिक होता है तो उसके अंदर वर्ड यूज किया जाता है साइक्लो। क्या यूज किया जाता है, साइक्लो। कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का, तो 5 का क्या हो जाएगा, पेंट। सिंगल बॉन्ड दिख रहा है क्या सबका सब, तो क्या हो जाएगा ANE, है ना। अगर मान लीजिए किसी ने ऐसा दिया, यहाँ पर दिया क्लोरीन, तो काउंटिंग ऐसे करना 1 2 3 4 करना, है ना। यहाँ पे क्या लिखना है मुझे, 1 कमोरो लिखना है। क्या लिखना है मुझे 1 कमोरो। ब्यूट हो गया 4 का, स्पेनिश साइक्लो वर्ड यूज करूंगा क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है, तो साइक्लो यूज करना है, तो साइक्लो वर्ड यूज करेंगे हमने। कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का। ब्यूट हो गया, सिंगल बॉन्ड है, क्या यूज करेंगे, ANE यूज करेंगे। तो यहाँ से क्या गया, 1 कमोरो साइक्लो ब्यूटेन्स आ गए। अब यहाँ पर देखो दो फंक्शन ग्रुप है, तो किसी भी जगह से स्टार्ट करो और उधर चलो जिधर फंक्शन ग्रुप पहले मिल जाएंगे। तो जब एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप मिले और तूने किसी पॉइंट से स्टार्ट किए हो तो उधर क्यों चलना जिधर पहले मिल जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे, हो जाएगा ना यहाँ से। तो देखोगे क्या लिखोगे 1 3, 2 क्वेश्चन है, यहाँ पर डाई वर्ड यूज करेंगे, तो 1 3 डाई कमोरो 1 3 डाई कमोरो। साइक्लिक है, इसमें क्या यूज करेंगे, साइक्लो। तो जितना नंबर लिखोगे, अगर 2 नंबर लिखोगे तो डाई, 3 नंबर लिखोगे ट्राई, 4 नंबर लिखोगे टेट्रा। हमने यहाँ पर 2 नंबर यूज किए हैं, तो 2 नंबर यूज किए तो डाई नंबर यूज किए। डाई कमोरो साइक्लिक है तो साइक्लो हो जाएगा, और 6 कार्बन का तो हेक्स, सबका सब सिंगल बॉन्ड है, क्या हो जाएगा, ANE हो जाएगा, है ना। यहाँ तक नंबर के नेचर समझ में आ गया तुम्हें। चलिए इसकी सॉल्यूशन से यहाँ पे समझ में आ गया। चलिए ये पहचानना था जी कि आप इसका IPC नेम दे दीजिए, तो IPC नेम में तुम्हें क्या होगा, ENE लग जाएगा इसमें, या तो कॉमन नेम में विनाइन हो जाएगा इसमें, है ना। एनाइन कुमराइड आ जाएंगे तो डबल बॉन्ड्स में आ जाएंगे, तो इसके नंबर के नेचर तो आसान से आ सकते हैं। चलिए ये नंबर के नेचर आप कर सकते हो क्या, ये नंबर के नेचर कीजिएगा तो आपका मंगेश चेन ये चला जाएगा। पहले तो आपको एक क्वेश्चन NCERT में ऐसा भी है कि आप पहचानिए कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, तो ये कार्बन को देखिए जिससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये 3 डिग्री है तो टर्सरी हो गया। और अगर इसमें 4 कार्बन आ गए तो हम यहाँ से नंबर के नेचर करते हैं 1 2 3 4, तो 2 पर ब्रांच भी है, तो 2 कमोरो 2 मिथाइल, जो अल्फाबेट में पहले आएगा उसका नेमिंग पहले करना, इसका भी प्रीफिक्स यूज करना है, इसका भी प्रीफिक्स यूज करना है। तो जब दो का प्रीफिक्स, ब्रांच हमेशा प्रीफिक्स में होता है, ब्रांच हमेशा प्रीफिक्स में होता है। अगर IPC नेम करें, हाइड्रोजन चैप्टर का करें, तो वो भी हाइड्रोजन किसमें चला जाएगा, तुम्हारा चला जाएगा किसमें, वो भी चला जाएगा तुम्हारा प्रीफिक्स में। तो पहले यहाँ हो जाएगा 2 कमोरो, क्या हो जाएगा 2 कमोरो, यहाँ पे कितने आगे 2 मिथाइल, और उसके बाद क्या जाएगा तुम्हारा, ये आगे टोटल कितने 4 का क्या लिखेंगे, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है, क्या यूज करेंगे, ANE यूज करेंगे। तो अब ध्यान देना, हमने जब भी नंबर और वर्ड के बीच में लिख रहे हैं वहां पर डैश लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वहां डैश लगाएंगे। तो नंबर और वर्ड के बीच में क्या लगाएंगे, डैश लगाएंगे, हो जाएगा। यहाँ पर आगे तुम्हारे क्या कि सेकेंड पे कुमोरिन भी है और सेकेंड पे मिथाइल, तो 2 कमोरो 2 मिथाइल, 4 कार्बन का क्या होगा तुम्हारा, ब्यूट हो गया, तो ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है क्या लगाएंगे, ANE लगाएंगे। चलिए इसका नोट करना कीजिए। इधर से आगे तुम्हारा देखो इस टाइप का कंपाउंड है, ऐसा आ गया, यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 आ गया, है ना। अब बताइए 3 कमोरो हो गया, कितना हो गया तुम्हारा 3 कमोरो, और टोटल कितने कार्बन आ गए, हेप्ट, तो 7 कार्बन का हेप्ट हो जाता है, ANE आ जाएगा, तो 3 कमोरो हेप्टेन आ जाएगा, क्या जाएगा 3 कमोरो हेप्टेन। अब यहाँ पर तुम देखोगे तुम्हारे पास पूछ रहा है कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ, एक कार्बन इधर जुड़ा हुआ, एक कार्बन इधर जुड़ा हुआ, तो क्या हो गया 2 डिग्री, 2 डिग्री में क्या हो जाएगा तुम्हारा सेकेंडरी हो जाएगा, हो जाएगा ना ये, तो सेकेंडरी यहाँ से आ जाएगा। क्या समझ में आ गया, तुम्हें डिग्री भी पूछ देता है, उससे नोमेनक्लेचर भी रिलेटेड पूछ लेते हैं, तो ये चीजें लिख करके जाओगे तुम, है ना। चलो यहाँ पर करा ड्रॉ स्ट्रक्चर, आप स्ट्रक्चर बनाइए। स्ट्रक्चर क्या आपका 2 ब्रोमो 2 आयोडो ब्यूटेन। तो देखो पहले जब भी स्ट्रक्चर बनाने गए तो फिर नोमेनक्लेचर क्या लिखा, 2 ब्रोमो 2 आयोडो 2 ब्रोमो 2 आयोडो ब्यूटेन। अब सोचो सबसे पहले तुम पीछे चलना, ब्यूट मतलब 4 कार्बन का, तो 4 कार्बन को 1 2 3 4 हो गया। अच्छा A नहीं लगा हुआ तो मतलब सबका सब सिंगल बॉन्ड है। अब सोचो कहीं से भी नोमेनक्लेचर करने, यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कर लेते हैं, तो 2 पर आयोडो भी है तो 2 पर आयोडीन हो गया, और 2 पर ब्रोमो भी है तो 2 पर ब्रोमीन हो गया, और बाकी सब पे क्या बैठा देना, हाइड्रोजन, बाकी सब पे क्या बैठा देना,
हाइड्रोजन बैठा दें। तो हमने स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया, हमने स्ट्रक्चर अगर दिया हुआ तो उसका नोमेनक्लेचर सीख लिया। हाँ, मेरे पास है 1,4,2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्या है? 1,4,2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1,4,2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, है ना। तो 1,4,2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन की बात करें तो साइक्लोहेक्सेन पहले ऐसा मिल जाएगा मेरे साइक्लोहेक्सेन। अब 1 पे फ्लोरीन है और 2 पे मिथाइल है, तो यहाँ पर मिथाइल यूज करेंगे। मिथाइल क्या होता है? CH3 हो जाता है। यह है 1,4,2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अच्छा, यही चीज था 1,4,2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। बात सही है ना। चलो आगे बढ़ लेते हैं हम। कोई दिक्कत यहाँ से समझ लेंगे। तो स्ट्रक्चर नेम दिया है, स्ट्रक्चर बनाने चाहिए, स्ट्रक्चर दिया हुआ नेम लिखने आना चाहिए, डिग्री पहचानना चाहिए, हमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी पहचानना चाहिए, एनायनिक विनायनिक बेंजायनिक ये सारी चीजें मुझे पता चलनी चाहिए। चलिए, व्हाट इज द कॉमन एंड एसोसिएशन ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स, इसका बताइए मुझे क्या हो जाएगा। यहां से देखोगे कितने कार्बन का आगे 4 कार्बन, अगर दिख रहा है CH3 CH, यहाँ Br है, यहाँ से CH2 है और ये CH3 है। अब बताइए इसका अगर हम क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4, तो 2 पे क्या हो गया? ब्रोमो हो गया, हम लिखेंगे 2 ब्रोमो, है ना, 2 ब्रोमो। और उसके बाद 4 कार्बन का क्या लिखेंगे? ब्यूटेन, 4 कार्बन का क्या लिखेंगे? ब्यूटेन। ऐसा आ गया। अगर कॉमन ने लिखना होगा तो हमने लिखा है अल्काइल हैलाइड, तो अल्काइल हैलाइड में क्या होगा? 4 कार्बन का अल्काइल क्या हो जाएगा तुम्हारा? ब्यूटाइल। और हेमोजन किसका? ब्रोमीन का, तो ब्रोमाइड। तो यहाँ पर 2 वर्ड यूज कर देना, इससे पता चल जाएगा कि सेकेंड कार्बन पर ब्रोमीन है, तो 2 ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ऐसे में 2 ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये हो गया कॉमन नेम। नीचे वाला हो गया कॉमन नेम, ऊपर वाला हो गया IUPAC नेम, हो जाएगा। अब यहाँ पर ऐसे देखोगे, यहाँ से वर्ड यूज करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने क्या किया? 1 2 3 यहाँ यूज किए। अब यहाँ पर क्या गया? कॉमन नेम अगर यूज करते हैं, पहले IUPAC लिखते हैं, ये आ जाएगा 1 ब्रोमो। क्या गया? 1 ब्रोमो। 2 2 ब्रांच आगे, तो 2 डाइमिथाइल, है ना। तो यहाँ पर नंबर लिखना 2 डाइमिथाइल। और 3 कार्बन का क्या हो गया तुम्हारा? प्रोपेन। क्या हो गया तुम्हारा? प्रोपेन। ऐसा क्या? अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉमन नेम नियो। एक ही कार्बन पर जब 2 ब्रांच होते हैं उसको नियो पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है उसको? नियो। हम कहेंगे नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। क्या कहेंगे इसको? नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। तो नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। तो ध्यान देना, अगर तुम्हारे पास अगर सिंपल सीधा सीधा कार्बन है इसको नॉर्मल चेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉर्मल चेन कहा जाता है। अगर एक ब्रांच आ गया तो उसको आइसो चेन कहा जाता है, और अगर एक ही कार्बन पर 2 ब्रांच आ गया तो उसको नियो चेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको नियो चेन कहा जाता है। तो अगर सिंगल है, अगर सीधा खड़ा है आइसो, मतलब नॉर्मल, एक हाथ हटा लिया क्या हो जाएगा तुम्हारा? मतलब सीधा खड़ा है नॉर्मल, एक हाथ उठाया आइसो, दोनों हाथ उठा लिया क्या हो जाएगा? नियो हो जाएगा। ऐसे में तो अगर सीधा खड़ा हो नॉर्मल, एक उठाओ आइसो, दोनों उठाओ क्या हो जाएगा? नियो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो दोनों तरफ उठाया हुआ था, इसमें क्या हो जाएगा? ये नियो हो जाएगा। अगर इसका बताए तो इसमें तुम ऑब्जेक्ट चेन कहीं से भी चुनो ऐसा आ जाएगा। तो 1 ब्रोमो 1 1 1 ब्रोमो 1 1 डाइमिथाइल इथाइल, ऐसा हो जाएगा। इथेन, डाइमिथाइल इथेन, ये आ गया इसका IUPAC नेम, हो गया ना। जबकि कॉमन नेम में देखो यहाँ पर टर्सरी है 3 डिग्री पे, जिस पर हेमोजन जुड़ा वो कितने डिग्री का है? 3 डिग्री। तो इसको लिखेंगे क्या? टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो देखो 1 2 3 4 कार्बन हो गया, तो इसको क्या लिखेंगे? टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो सर यहाँ पर आप नियो क्यों नहीं लगा रहे? नियो क्योंकि यहाँ पर ब्रांच ही है ना, यहाँ पर देखो ब्रांच है, यहाँ पर क्या हो गया? फंक्शन ग्रुप के साथ सॉरी इसमें कुछ गड़बड़ हुआ। IUPAC में लॉन्गेस्ट चेन ऐसे जा सकता था इसका, ये देखो लॉन्गेस्ट चेन ऐसे चला जाता है ना, लॉन्गेस्ट चेन ऐसे जाता। तो यहाँ से कॉमन है, यहाँ से होता 1 2 3 हो जाता है ना। क्या हो जाता? 1 2 3। तो 1 ब्रोम यहाँ पर हो जाता 2 ब्रोमो 2 मिथाइल। क्या हो जाता है यहाँ पे? 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल हो जाएगा ना। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल और 3 कार्बन का प्रोपेन। अब इसी को लिखते ऐसा लिखते हैं आइसोप्रोपाइल ब्यूटेन, आइसोब्यूटाइन हो जाता है, साथ में है ना। क्या हो जाएगा? आइसोब्यूटाइन ब्रोमाइड। इस टाइप से नंबर से स्टार्ट करते हैं। कोई दिक्कत हो जाएगा ये? तो नंबर सिग्नेचर आप कर लोगे, पॉज करके आप देख सकते हो, है ना। जहां पर आपको लगे कि हमको क्वेश्चन सॉल्व करने, आप वहां पर क्या करो, वीडियो पॉज करो, वहां से आप देख सकते हो, यहाँ से हो जाएगा। चलो
यहाँ सर ने कुछ क्वेश्चन दिए हैं तुम्हारे करने के लिए, है ना। कर्मोगेश में क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर 1 डाइक्रोमो साइक्लोमो पेंटेन, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 और 2 4 डाइब्रोमो ब्यूटेन। यहाँ पर किसको लिखोगे पहले, डबल बॉन्ड भी दिख रहा है, ब्रोमीन भी दिख रहा है, तो जो अल्फा बीटा पहले आएगा पहले ब्रोमीन को देख लेंगे, उसके बाद डबल बॉन्ड के देखेंगे। तो क्वांटिटी दस करेंगे तो दस चला जाएगा मेरे पास 1 ब्रोमो, कितने का बनोगे 1 2 3 4 5 6 7 7 का हेप हो गया, 6 ENE हो जाएगा, है ना। यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर नंबर के नीचे गलत किया हुआ है, डबल बॉन्ड कर दिए। चलिए यहाँ से देखिए, ड्रॉ द फॉर्मूला ऑफ द फ्रोमाइन कंपाउंड्स। अब इसकी क्या बनाना, तो अब तो ये बनाओगे ना, ये नहीं है तो डबल बॉन्ड लगा देना है। 1 क्लोरोफोर्म साइक्लोहेक्सेन अभी तो सिखाए थे पीछे, ऐसा बनाने के लिए बना सकते इसमें। चलो नेचर ऑफ CS बॉन्ड की बात करते हैं। CS बॉन्ड की बात करें तो CS बॉन्ड में तुम्हारे पास क्या रहेंगे, CX बॉन्ड CX। अब कार्बन से ज्यादा नेगेटिव हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में कौन आता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये दोनों जो है ज्यादा नेगेटिव है। ज्यादा नेगेटिव होने के कारण से कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, और इसके ऊपर क्या आएगा तुम्हारा पार्शियली पॉजिटिव आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि अगर नेगेटिविटी डिफरेंस होने के कारण से ये पोलराइज हो जाता है, क्या हो जाता है पोलराइज। लेकिन हाँ जैसे जैसे कार्बन की संख्या अगर बढ़ाते जाओगे उतनी पोलरिटी तुम्हारा क्या होता जाएगा, घटते चला जाएगा। तो देखो 2-3 बातें जो NCERT की है उसको ध्यान रखना है। इस पोलरिटी पर क्या क्या डिपेंड करता है। पहला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन पोलर इन नेचर, समझ में आ गया। पोलर क्यों कर रहा है, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन जैसे बनाए इस पर डैम नेगेटिव आ गया, इस पर डैम पॉजिटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव पोल हो गया, यहाँ नेगेटिव पोल हो गया, इसने इसको क्या कह दिया, पोलर कंपाउंड कर दिया। दूसरा है कि सर CS बॉन्ड लेंथ इंक्रीज विथ, अब देखोगे सिंपल सी बात, कार्बन की साइज इतना बड़ा है, हाइड्रोजन इतना बड़ा भी था पहला फ्लोरीन का, फिर कार्बन के साथ अगर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, एक कार्बन है इसके साथ हाइड्रोजन उसी ग्रुप में जुड़ा फ्लोरीन, फिर अगला क्लोरीन जुड़ा तो इससे बड़ा जुड़ा, फिर कार्बन उतने ही है लेकिन ब्रोमीन जुड़ा तो और इससे बड़ा जुड़ा, हाइड्रोजन अगर मेरे पास आयोडीन जुड़ा तो और जुड़ा। बॉन्ड लेंथ किसको कहते हैं, ये दोनों बीच के न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस होता है इसी को बॉन्ड लेंथ कहते हैं। तो बताओ यहाँ पर एटम बड़ा है, इसका डिस्टेंस भी ज्यादा होगा, तो बॉन्ड लेंथ इसका ज्यादा हो जाएगा, किसका, ये है फ्लोरीन, ये है क्लोरीन, ये है ब्रोमीन और आयोडीन, इधर तो कार्बन का। तो कार्बन आयोडीन का सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ होगी, है ना। उसके बाद कार्बन ब्रोमीन का हो जाएगा, फिर कार्बन क्लोरीन का हो जाएगा, फिर कार्बन फ्लोरीन का हो जाएगा। तो ध्यान देना यहाँ पे किससे सबसे ज्यादा किसका हो जाता है, कार्बन सबसे ज्यादा कार्बन आयोडीन का, फिर कार्बन ब्रोमीन का, कार्बन क्लोरीन का। यहाँ पे दूसरी बात कर रहा है CF बॉन्ड इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू CI बॉन्ड। तो वो CF ये दोनों बेचारा सेम साइज होना, सेम एज वाला मिला है ना, सेम साइज वाला मिला है ना। अगर सेम साइज वाला मिला है तो सेम साइज वाले में क्या हो जाएगा, आज देखोगे अगर सेम साइज वाला मिलेगा तो सेम साइज वाले में क्या हो जाएगा, दोस्ती अच्छी हो जाएगी। और जब दोस्ती अच्छी हो जाएगी तो बॉन्ड ब्रेक नहीं कर पाएगा, दोस्ती अच्छी होगी तो क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक नहीं कर पाएगा। इसमें रिएक्टिविटी जो CF में होगा वो कम जाएगा, जबकि आयोडीन एक बहुत बड़ा साइज का एक बहुत छोटा साइज का है, इसके बीच का बॉन्ड कमजोर हो जाएगी। अगर तुम्हारी दोस्ती बोढ़ियों के साथ उतनी अच्छी नहीं होगी, अपने एज वाले के साथ क्या होगा ज्यादा, अपने साइज वाले के साथ ज्यादा होता है। तो सेम साइज वाले के बीच में बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो जल्दी नहीं टूटता, इसमें रिएक्टिविटी घट जाते हैं। जब बड़े के साथ हो गए हैं तो वहां पर रिएक्टिविटी ज्यादा नहीं हो पाती, वहां से सेपरेट हो जाता है सन से। तो कार्बन आयोडीन की बॉन्ड जल्दी टूट जाते हैं, जल्दी रिएक्टिव हो जाते हैं, जबकि कार्बन फ्लोरीन में बॉन्ड जल्दी टूटता नहीं है। और जल्दी नहीं टूटने के कारण से क्या होते हैं, वो बॉन्ड जल्दी डिसोसिएट नहीं होगा, जब बॉन्ड डिसोसिएट नहीं होगा तो उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएंगे, कम जाएंगे। आगे समझ में आता है। अगर यहाँ पर देखो ये चीजें में बच्चे बहुत बार मिस्टेक करते हैं, है ना। क्या होता है कि कई बार हमको डायपो मोमेंट निकाल होते हैं और डायपो मोमेंट में पोलरिटी देख रहे होते हैं, तो सबसे ज्यादा नेगेटिव तो फ्लोरीन है, तो पोलरिटी सबसे ज्यादा यहाँ पर होना चाहिए था, बट यहाँ पर फ्लोरीन ज्यादा हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि डायपो मोमेंट निकालते हैं तो म्यू इज कम टू Q इंटू एम आ जाता है, Q इंटू एम आ जाता है, चार्ज इंटू लेंथ। अच्छा चार्ज इंटू लेंथ की बात करें, यहाँ पर क्या होता है कि कार्बन फ्लोरीन का जो बॉन्ड होता है उससे ज्यादा बॉन्ड लेंथ जो हो जाते हैं किसके हो जाते हैं, कार्बन और क्लोरीन का हो जाता है। तो यहाँ पर लेंथ को ज्यादा डोमिनेंट माना गया है, और लेंथ को ज्यादा डोमिनेंट मानने के कारण से CH3Cl का जो डायपोम होता है वो ज्यादा हो जाता है, किससे, फ्लोरीन से। बाकी तो नेगेटिविटी देख लेंगे, जिसकी नेगेटिविटी ज्यादा होगा उसका चार्ज ज्यादा होगा। नेगेटिविटी देखने के लिए क्या चार्ज देखने के लिए क्या देख रहे हैं, नेगेटिविटी। तो जिसकी नेगेटिविटी ज्यादा है उसके डायपोम ज्यादा है। लेकिन क्लोरीन के केस में क्या हो रहा है, तो वहां पर बॉन्ड लेंथ को प्रायोरिटी दे दिया गया कि
क्लोरीन के रिस्पेक्ट में क्लोरीन का बॉन्ड लेंथ ज्यादा बड़ा होता है, इसके कारण से यहाँ पर लेंथ को प्रायोरिटी दिया, तो सबसे ज्यादा डायपोन किसका होंगे, CH3Cl का होगा, उसके बाद CH3F का होगा, फिर CH3Br और उसके बाद क्या होगा CH3I का होगा। यहाँ तक समझ में आ गया, ये आ गया। The dipole moment of chlorobenzene is more than that of the क्या लिख रहा साइक्लोहेक्साइन क्लोराइड। सॉरी, देखो क्लोरोबेंजीन की बात करें, अगर क्लोरोबेंजीन की बात करें, ये यहाँ पर क्लोरीन है और यहाँ पर क्या तुम्हारा यहाँ पर क्या है, इसकी बात है। अब देखो दिक्कत क्या है, इसके पास नॉन पेयर होने के कारण से यहाँ रेजोनेंस हो जाएगा, रेजोनेंस होने के कारण से यहाँ पर जो बॉन्ड ऑर्डर आएंगे वो डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ क्लोरीन के बीच में पार्शियल डबल बन जाएगा, जबकि यहाँ सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड का लेंथ ज्यादा होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का लेंथ ज्यादा होता है। कार्बन 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 और किसी एटम में अगर पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाए, पार्शियल मतलब इस टाइप से बॉन्ड बनाएंगे, एक सॉलिड बॉन्ड बनाएंगे और दूसरा जो होगा डॉटेड बॉन्ड बनाएंगे। इस जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड में, क्या होता है बॉन्ड लेंथ होता है, बॉन्ड ऑर्डर का इन्वर्सली क्या हो जाता है तुम्हारा बॉन्ड लेंथ हो जाते हैं। तो देखो जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेंगे रेजोनेंस के कारण से बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगा, बॉन्ड लेंथ घटेगा तो बताओ अगर लेंथ घटा दिया तो डायपोन तो घट जाएगा, है ना, लेंथ घटाएंगे तो डायपोन घटेगा। तो इसमें क्या है डायपोन मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज मोर, क्लोरोबेंजीन क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, किससे साइक्लोहेक्साइन क्लोराइड से, क्योंकि साइक्लोहेक्साइन क्लोराइड में बॉन्ड जो होंगे सिंगल बॉन्ड होंगे, यहाँ रेजोनेंस होने के कारण से पार्शियल डबल बॉन्ड चले जाएंगे, और पार्शियल डबल बॉन्ड जाने से बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, और बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगा, और बॉन्ड लेंथ घटेगा तो लेंथ घटने के कारण से डायपोल घट जाएंगे उसके। कोई दिक्कत यहाँ पे समझ में आ गया। नेक्स्ट वर्ड यूज करें हमको आगे बढ़े, चलते हैं आगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रो अल्केन्स एंड हैलोजेंस, जहां पर हमको बात करनी है सोल्युबिलिटी की, है ना। तो देखो सिंपल सी बात है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर बात करें, किसकी बात करें, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की, यहाँ पोलैरिटी, तो सोचो अगर जितना ज्यादा कार्बन बढ़ाते जाए, एक कार्बन बढ़ाते चल गए, यहाँ हाइड्रोजन लगाए तो पोलैरिटी तो घटते चला जाएगा नहीं, अगर जितना ज्यादा कार्बन बढ़ाते जाएंगे पोलैरिटी घटेगा, अगर पोलैरिटी घटती है तो बाटर में वो इनसॉल्युबल, मतलब पोलैरिटी जितना घटेगा बाटर इनसॉल्युबल, बाटर में इनसॉल्युबल होता जाएगा, बाटर में वही सॉल्युबल होते हैं जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं, क्या होते हैं पोलर कंपाउंड होते हैं। तो मित्रों हाइड्रो अल्केन्स आर नॉट एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डेड विथ वाटर एंड इवन थ्रू दे आर पोलर इन नेचर, पोलर है बट हाइड्रोजन बॉन्डेड नहीं बनाता, क्यों बनाता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डेड बनाने के लिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होना चाहिए वो हाइड्रोजन से जुड़ा होना चाहिए, किससे जुड़ा होना चाहिए था, हाइड्रोजन से, लेकिन यहाँ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन किससे, कार्बन, और कार्बन से जब हाइड्रोजन जुड़ते हैं तो वैसे कंडीशंस में हाइड्रो मतलब क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड नहीं बनाता, और जो हाइड्रोजन बॉन्डेड कम बनाते हैं वो कम सॉल्युबल होते हैं, है ना। तो ये जनरली क्या होते हैं, कम सॉल्युबल होते हैं वाटर में, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, however दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक, ये किसमें सॉल्युबल हो जाएगा, अल्कोहल में, ईथर में, बेंजीन, जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होंगे उसमें सॉल्युबल होगा, और इसमें पोलैरिटी होने के कारण से भी वाटर में कम सॉल्युबल हो पाता है, क्योंकि ये क्या करता है हाइड्रोजन बॉन्ड कम बना पाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कम बनाने के कारण से सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। कोई दिक्कत है, समझ में हो जाएगा ये। तो सिंपल देखना क्या, उसमें सॉल्युबिलिटी देखने के लिए मुझे वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डेड बनने वाला कंपाउंड जल्दी वाटर में सॉल्युबल होगा, जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में क्या होंगे, कम हो जाएंगे। कोई दिक्कत, तो जो कंपाउंड वाटर में नहीं सॉल्युबल होता है वो कहाँ होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में होता है, किसमें होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में होता है, तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो जाएंगे। फिजिकल स्टेट की बात करें, देखो जितना कम कार्बन का कंपाउंड होगा उतना तुम्हारा क्या होता जाएगा, गैसेस स्टेट में जाएगा। एक कार्बन का कंपाउंड आ जाए गैस में आएंगे, CH3Cl गैस में आ जाएगा, दो कार्बन का आ जाए है ना, वो भी क्या आ जाएंगे गैस में आएंगे। तीन कार्बन का तक का तुम्हारा 1 से 3 तक, 1 से 3 तक का जो कार्बन होते हैं वो तुम्हारे पास क्या हो जाते हैं, गैसेस में आने लगते हैं। ऐसे तो यहाँ पर दिया कि हायर अल्काइन हैलाइड अप टू कार्बन 18, 3 से लेकर के 18 तक का जो आएगा वो किस स्टेट में मिलेगा, मुझे लिक्विड में मिलेगा, और उसके बाद जो ज्यादा मिलेगा वो बैक्स लाइक सॉलिड में मिलेगा, मतलब पूरे सॉलिड नहीं, जैसे मोम होता है ना मोम, उस टाइप का मिलेगा ये। तो वहां पर सॉलिड में देखने को मिल जाते हैं, जब 18 कार्बन से ज्यादा हो जाता है तो सॉलिड तक 18 कार्बन तक लिक्विड मिल जाते हैं, 2, 3, 4 कार्बन तक को क्या दिख जाते हैं, मुझे गैसेस स्टेट में दिख जाते हैं। हो जाएगा ये तो हो गया इसका फिजिकल स्टेट हो गया।
यहाँ से हमने बात कर रहा है इथाइल, मेरे पास क्या है आगे वही तुम्हारा स्टेट दिख रहा है ना, कि कौन सा किस स्टेट में है, वहाँ गैस सूंघ रहा है वो, है ना, ऊपर लिक्विड दिखा था तुम्हें, तो तुम्हें क्या हो जाएगी ये कंपाउंड देखने को मिले। वैल्यू पॉइंट की बात करें, है ना, किसकी पॉइंट की बात करें, वैल्यू पॉइंट। वैल्यू पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा, वैल्यू पॉइंट डिपेंड करेगा उसका मोलर मास पे। तुम द वैल्यू पॉइंट्स ऑफ अल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड एंड आयोडाइड फ्रॉम द ऑर्डर। सबसे ज्यादा वैल्यू पॉइंट किसका होता है, आयोडीन का, उसके बाद ब्रोमीन का, उसके बाद क्लोरीन का, है ना। कहता है अल्काइल ग्रुप विद इंक्रीज इन साइज द हाइड्रोजन द मैग्नीट्यूड ऑफ द van der Waals फोर्सेस इंक्रीज एंड वैल्यू पॉइंट आल्सो इंक्रीज। कहता है क्या कि जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ाते जाएंगे, कार्बन की संख्या बढ़ाएंगे, उसके बाद इसमें van der Waals फोर्सेस ज्यादा लगेंगे, जितना ज्यादा van der Waals फोर्सेस लगेंगे उतना उसका क्या होता जाएगा, वैल्यू पॉइंट बढ़ता जाएगा। तो एक तो नंबर ऑफ कार्बन पर डिपेंड करेगा, और दूसरा हाइड्रोजन में देखोगे कि जिसका मास जितना ज्यादा है उसका वैल्यू पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। तो आयोडीन के बेस पे इसका देख सकते हैं। वैल्यू पॉइंट के नाम में क्या यूज किया, ये देखो। अब यहाँ से कार्बन की संख्या देखो, कार्बन की संख्या बेस पे यहाँ पर एक कार्बन है, फिर 2 कार्बन है, फिर 3 कार्बन है, फिर यहाँ पर कितने 4 कार्बन है। जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ता जाएगा उसके वैल्यू पॉइंट होते जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। तो कार्बन चेन बढ़ाने से van der Waals फोर्स बढ़ जाती है। van der Waals फोर्स क्या होता है, 2 एटम के बीच में van der Waals फोर्स है। जितने ज्यादा बॉन्डेड जोड़ोगे उतना ज्यादा फोर्सेस है, और जितना ज्यादा फोर्सेस उस फोर्स को तोड़ने में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा, मतलब टेम्परेचर लगेगा, उसकी वैल्यू पॉइंट हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। यहाँ से क्या इफेक्ट ऑफ ब्रांचिंग ऑफ वैल्यू पॉइंट। और जैसे जैसे ब्रांच बढ़ाते जाओगे तो देखोगे एक चीज ध्यान देना कि ब्रांचेस बढ़ाने पर वैल्यू पॉइंट एक चीज और पे डिपेंड करती है, दिस इज सरफेस एरिया। अगर जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उसकी वैल्यू पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। तो वैल्यू पॉइंट बैठने पर पूछना हो जाएगा किसका, सरफेस एरिया का। तो जितना ज्यादा ब्रांचेस दोगे ना उसका सरफेस एरिया घट जाएगा। देखो इसमें ज्यादा ब्रांच है, कम एरिया में आ गया, इसमें ज्यादा एरिया में गया, होगा इसमें और ज्यादा, मतलब उससे कम एरिया नहीं है। तो जितना ज्यादा ब्रांचेज आएंगे सरफेस एरिया घटेगा उसका, और अगर सरफेस एरिया घटता है तो उसका वैल्यू पॉइंट होता जाएगा, घटता चला जाएगा। आगे समझे। तो पहला क्या देखे, अगर कार्बन की संख्या सेम है तो हाइड्रोजन देख लेना, आयोडीन जिसमें उसकी ज्यादा हो जाएगा, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का। अगर हाइड्रोजन सेम है तो उसमें कार्बन की संख्या काउंट कर लेंगे। अगर कार्बन की संख्या भी सेम है, हाइड्रोजन भी सेम है, तो देख लेंगे ब्रांच कितने हैं, है ना। जितना ज्यादा ब्रांच आएंगे मतलब उसका वैल्यू पॉइंट का हो जाएगा उतना ही कम जाएगा, क्योंकि उसकी सरफेस एरिया कम जाएगी। तो समझ में आ गया। सबसे पहले क्या चेक करोगे, कार्बन की संख्या सेम है या नहीं। अगर कार्बन की संख्या सेम है तो हाइड्रोजन चेक करेंगे ना। अगर हाइड्रोजन सेम है तो कार्बन की संख्या काउंट करना है, जिसके पास जितना ज्यादा कार्बन उतना ज्यादा वैल्यू पॉइंट। अगर कार्बन की संख्या भी सेम है, हाइड्रोजन भी सेम है, तो हमको चेक करना उसका ब्रांच हो जाएगा। जितना ज्यादा ब्रांच रहेगा वैल्यू पॉइंट उसका उतना ही कम जाएंगे। आगे ये वैल्यू पॉइंट उसी पे दे दिया, सबसे आयोडीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का। यहाँ पर कार्बन की संख्या सबका क्या है, सेम रखा गया, सब में आर रखा गया है ना। आर रखा गया तो वैल्यू पॉइंट उसका क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। जितना ज्यादा हाइड्रोजन बढ़ाते जाएंगे उसकी डेंसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि उसकी मास बढ़ता जा रहा है। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम अगर कहोगे तो डेंसिटी वहां से क्या हो जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। तो जितना ज्यादा हाइड्रोजन बढ़ाते हैं, यहाँ 2 क्लोरीन था, यहाँ 3 क्लोरीन है, 4 क्लोरीन है, जितना ज्यादा मास बढ़ाएंगे डेंसिटी उतना क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्योंकि फॉर्मूला है डेंसिटी बराबर मास पर यूनिट वॉल्यूम की बात होती है। कोई दिक्कत है। चलिए अगली बात करेंगे। डेंसिटी वही चेक करने का ना कि किसकी डेंसिटी किससे ज्यादा है, तो किससे ज्यादा लेने के क्वेश्चंस नहीं आने वाला तुम्हारे, है ना। यहाँ पर है, अब आ गया चैप्टर पेज, जहां पर तुम्हें आ गया हमें क्या बनाना है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हाइड्राइड। तो अब हमने अभी तक फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा था, अब पढ़ेंगे कि अल्काइल हाइड्राइड बनाने की कौन कौन सी प्रोसेस है। और उसके बाद अल्काइल हाइड्राइड जब बन जाएगा, हमने अल्कोहल से बना के देखने मुझे, हमें क्या होगा, अल्केन से बना करके देखना होगा। अलग अलग रिएक्शन के द्वारा अल्काइल हाइड्राइड बनाएंगे, उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ चलेंगे, है ना। तो सबसे पहले बात करने फ्रॉम अल्केन। अल्केन से क्या होगा कि जब हम यहाँ पर कोई अल्केन लेते हैं और इस अल्केन के ऊपर जब हाइड्रोजन से साथ रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ, H2 के साथ रिएक्शन करते हैं, तो CH4 प्लस H2 के साथ जब रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, तो ये बन जाता है CH3X और प्लस HX बन जाता है। इसको हम कहते हैं क्या, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, FRSR कहा जाता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। इसकी मैकेनिज्म हम भी नहीं बना रहे, हम सिंपल सी बात करें, CH4 प्लस H2, तो जैसे अगर मान लो CH4 प्लस Cm2 है, तो यहाँ पर बन जाएगा CH3Cm प्लस क्या बन जाएंगे, HCm। फिर CH3Cm है, अगर इसके ऊपर Cm2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट डाल दें, है ना, तो सनलाइट के प्रेजेंस में आसान से टूट जाता है, तो बन जाएगा CH2Cm2। और इसके ऊपर फिर से Cm2 डाल दोगे तो बन जाएगा CHCm3। दिस इज कॉल्ड फ्लोरोफॉर्म। क्या कहा जाता है इसको,
क्लोरोफॉर्म। और जब इसके क्या करते हैं कि यहाँ से एक और CM2 के रिएक्शन करा लेते हैं तो बन जाता है CCM4। दिस इज फ्रॉम पायरीन। क्या कहा जाएगा? ये पायरीन कहा जाएगा। कोई दिक्कत है? पायरीन का यूज करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर में, आग बुझाने में इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ फायर एक्सटिंग्विशर आ जाएगा और यहाँ पर क्लोरोफॉर्म आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं? आगे सर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट हम बात करें आगे। तो ये एक टाइप का है हाइड्रोजन से। जब भी तुम्हें क्या करना होगा, अगर हाइड्रोजन से अल्केन्स बनाने होंगे, सॉरी तुम्हें क्या अल्केन से हेमोकेन बनाना, H2 के साथ रिएक्शन कराना, इन प्रेजेंस ऑफ साइनाइड, वहां से एक HX बना के निकाल लेना और एक X उसके ऊपर बैठा दोगे। कोई दिक्कत है? तो ये आ जाएगा तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्रॉम अल्कीन से बनाना। अल्कीन से बनाने के में देखो दो चीजें हम पढ़ाते हैं, साइड में पढ़ा देते हैं। एक मार्कोनिक ऑफ रूम होता है और एक क्या होता है तुम्हारा एंटी मार्कोनिक ऑफ होता है ना। क्या होता है? मार्कोनिक ऑफ और एंटी मार्कोनिक ऑफ होता है। तो देखो यहाँ से अगर C डबल बॉन्ड C है, अगर यहाँ से CH3 आ गया, यहाँ H, यहाँ पर CH2 आ गया और तूने किसी HX के साथ रिएक्शन करा दिया है ना। HX X के जगह पे क्या रहेगा तुम्हारा कुमरीन ब्रोमीन और आयोडीन लेंगे। क्या लेंगे? कुमरीन ब्रोमीन और आयोडीन लेंगे। इसमें से कुछ भी आ जाए तो तुम्हें देखो मार्कोनिक ऑफ का यूज करना है। क्लास में तो हमने कहा था कि मार्कोनिक ऑफ का ज्यादा यूज नहीं करना, बट यहाँ मार्कोनिक ऑफ का यूज करना है। यहाँ पर बॉन्ड तोड़ देंगे और जब बॉन्ड टूटेगा तो जहां पर कम हाइड्रोजन की संख्या रहेगी, जहां पे कम हाइड्रोजन की संख्या रहेगा उस जगह हाइड्रोजन बैठा देना। तो देखो कम हाइड्रोजन कहाँ? यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बैठा देंगे X और बाकी सब पे क्या करेंगे? हाइड्रोजन बैठा देंगे। तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? ये आ गया मार्कोनिक ऑफ। मार्कोनिक ऑफ में क्या करेंगे? अटैकिंग एजेंट उस जगह पर जुड़ेगा जहां पर कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। तो कार्बोकेटाइन को हम यहाँ पर मैकेनिज्म नहीं बनाए, इसलिए ध्यान रखना, याद करने का सबसे बेस्ट तरीका, दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड तोड़ेंगे, हाइड्रोजन वहां पर बैठाएंगे जहां कार्बन की संख्या कम रहेगी। जैसे अगर मान लो किसी ने ऐसा बना के दे दिया तुम्हें, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, यहाँ पर CH है ना, और यहाँ पर तुम्हारा क्या किया, यहाँ पर चलो यहाँ पर दे दिया CH2, CH डबल बॉन्ड, यहाँ CH2 दे दिया और यहाँ पर X2 दे, मतलब HX की बात कर लिया। यहाँ पर पाई बॉन्ड तोड़ना है ना, यहाँ पर पाई बॉन्ड तोड़ना और यहाँ पर तुम्हें क्या कर देनी है, यहाँ पर H के जगह पर X बिठा देना। या तो फिर तुम कर सकते हो हाइड्राइड शिफ्टिंग, जितना ज्यादा तुम्हारा क्या होगा डिग्री होगा वहां पर बैठा देना जाके, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बैठा दोगे, यहाँ CH2 CH3 आएगा। तो देखना सिंपल से देखना, मार्कोनिक ऑफ का जो काम होता है ना वो कार्बोकेटाइन से होता है। कार्बोकेटाइन वो होते हैं जहां पर भीड़ भाड़ ग्रुप होती है वहां पर ज्यादा स्टेबल होता है। तो कार्बोकेटाइन अगर भीड़ भाड़ ग्रुप में ज्यादा स्टेबल होता है तो हमें उसी जगह जाके के बैठाना है जहां पर भीड़ भाड़ ज्यादा है, क्योंकि मार्कोनिक ऑफ के कंडीशन में कार्बोकेटाइन तैयार होता है और कार्बोकेटाइन उस जगह ज्यादा स्टेबल है। तुमने बहुत याद किया था 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, 3 डिग्री पर सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री पे होता है, फिर किस पे होता है 1 डिग्री पे होता है। तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री हमें सबसे पहले कहाँ बैठाना है, 3 डिग्री पर बैठाना है हाइड्रोजन को। तो जहां बंकीनेस ग्रुप ज्यादा होगा वहां पर हाइड्रोजन बिठा देंगे। अगर इसी ग्रुप में तुम्हें एंटी मार्कोनिक ऑफ की बातें करनी है, एंटी मार्कोनिक ऑफ में ही परऑक्साइड इफेक्ट कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है, परऑक्साइड इफेक्ट कहा जाता है। यहाँ पर HX के साथ में खास करके यहाँ पर HBr दिया रहेगा, क्या दे देगा तुम्हें HBr, और HBr के साथ जब तुम्हें परऑक्साइड दे देगा, परऑक्साइड में H2O2 हो सकता है या तो फिर R2O2 हो सकता है। अगर कोई परऑक्साइड दिया इस बॉन्ड को तोड़ना और उधर बैठा देना जिधर भीड़ भाड़ कम रहेगा, जिधर भीड़ भाड़ कम रहेगा उसकी तरफ बैठा देना। तो देखो इसको तोड़ोगे तो यहाँ पर भीड़ भाड़ कम है तो यहाँ पर बैठा देंगे, इसमें Br बैठा देंगे है ना, और ये तुम्हारा पास CH2 CH3 चला जाएगा। तो देखना मार्कोनिक ऑफ के जस्ट उल्टा करना, क्योंकि मार्कोनिक ऑफ की मैकेनिज्म कार्बोकेटाइन से चलती है और एंटी मार्कोनिक ऑफ की मैकेनिज्म जो होता है वो तुम्हारे पास फ्री रेडिकल से चलती है। किससे चलती है, फ्री रेडिकल से चलती है। तो फ्री रेडिकल और बस एक दूसरे का अपने नाम से समझ में आया कि एंटी मार्कोनिक ऑफ है तो क्या करनी है, एक दूसरे के अपोजिट जाने हो जाएगा यहाँ। चलो यहाँ से हमने मार्कोनिक ऑफ एंटी मार्कोनिक ऑफ दोनों की बातें की है ना। नेक्स्ट हम यहाँ से बातें करते हैं, ये एंटी मार्कोनिक ऑफ हो गया आपको। अब है फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से हमने तो क्लास में बहुत चीजें याद करवा दिए थे है ना। जैसे सबसे पहले याद रखना कि जब अल्कोहल के साथ HCl, इसको कहते थे ग्लूकास रिएजेंट, क्या कहते थे इसको, ग्लूकास रिएजेंट। अल्कोहल टेस्ट में भी इसका यूज किया जाता है, ग्लूकास रिएजेंट है ना, क्या कहते हैं इसको, ग्लूकास रिएजेंट। ग्लूकास रिएजेंट में हम इसका यूज करते हैं। तो ZnCl2 यहाँ से क्या हो जाता है
यहाँ से OH और H हटता है, वाटर बना लेता है, और यहाँ पर CM जाके जुड़ जाते हैं, है ना। तो डायरेक्ट रखना कि जैसे अल्कोहल के ऊपर HCl CM2 डालेंगे, RCM + H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा? RCM + H2O बन जाएगा। जैसे हम यहाँ से क्या करेंगे, NaBr के साथ H2SO4 डालेंगे तो यहाँ से HBr बनेगा, और HBr बन के उसी की तरह रिएक्ट किया जाएगा। ROH + क्या हो जाएगा तुम्हारा, ROH + HBr करोगे तो ROH + HBr। ये एनसीईआरटी में लिया हुआ, देखो एनसीईआरटी का पेज काट करके लिया हुआ है ना, तो यहाँ से देखना तुम लोग एनसीईआरटी का पॉइंट है। ROH + क्या हो गया तुम्हारा, HBr, यहाँ से OH और H वाटर बना लेना, और यहाँ से Br, और देखो Na जो होगा ये किसके साथ जुड़ जाएगा, H2SO4 के साथ जुड़ेगा, सोडियम बाइसल्फेट बना देगा, NaHSO4 + H2 बना देगा। हमने क्या किया था, ROH के साथ जब PH3 डालेंगे, X के जगह पर क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन आ सकता है, X के जगह पर क्या रखोगे, क्लोरीन ब्रोमीन और किसको रखेंगे, आयोडीन पे। तो यहाँ पर बन जाएगा RCM + H3PO3 बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, RCM + H3PO3 RX, यहाँ पर क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन रखोगे तो यहाँ से जाएगा। जब हमको ऊपर PH3 की रिएक्शन करेंगे या PCM3 की रिएक्शन करेंगे तो अल्काइल हैलाइड + H3PO3 बन जाता है। जब हमको ऊपर PCM5 डालेंगे, क्या डालेंगे, PCM5, तो अल्काइल हैलाइड + POCM3 + HCM बन जाएगा। हम यहाँ पर मैग्नीशियम नहीं बता रहे, मैग्नीशियम बताएंगे तो बहुत लंबी सी कमाल से चलेगी इसका, है ना। हमने बताया था रेड फास्फोरस का एक ही नारा हमसे जो टकराएगा अनकेन हो जाएगा, तो ROH को पहले अनकेन में कन्वर्ट कर देंगे, अनकेन में, इस अनकेन के ऊपर जब H2 की रिएक्शन करा देंगे तो अभी तो पढ़े थे RX + क्या हो जाता है, HX बन जाता है, RX + HX बन जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा तुम्हारा, RX बन जाएंगे। एसोसियम को इसको डाल्टन्स प्रोसेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, डाल्टन्स प्रोसेस कहा जाता है या डाल्टन्स रिएजेंट कहा जाते हैं। और डाल्टन्स रिएजेंट में क्या होता है, एक HCl बना लेते हैं, एक SO2 गैस बन जाता है, RCl बन जाता है। याद रखना अल्कोहल के साथ हम डालेंगे क्या चीज, अल्कोहल के साथ डालेंगे HCl, क्या बन जाएगा, RCl + H2। अल्कोहल के साथ डालेंगे क्या चीज, NaBr + H2SO4, क्या बन जाएगा, RBr + H2O + NaHSO3, है ना। उसके बाद तुम्हारे पास क्या होगा, जब अल्कोहल के साथ PH3 डालेंगे तो RS + H3PO3 बन जाएगा। अल्कोहल के साथ जब PCM5 डालेंगे तो RCM + POCM3 + क्या बन जाएंगे, HCl बन जाएंगे। ROH के साथ डेड फास्फोरस हाइड्रोजन डालेंगे, अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। ROH के साथ SOCM2 डालेंगे, डाल्टन्स प्रोसेस का यूज करेंगे तो वहां से भी क्या बन जाएंगे, अल्काइल हैलाइड तैयार हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें क्या होगा, अल्कोहल से हाइड्रोजन में कन्वर्ट करने का एक प्रोसेस था। अल्कोहल से हाइड्रोजन में कन्वर्ट करने की एक प्रोसेस याद हो जाएगा क्या, ये तो क्लास में भी याद करवाए थे हमने, है ना। ये जो पहली बार देख रहे हो अब देखोगे एनसीईआरटी थोड़ा सा, है ना। तो ये उसी में तुम्हारे पास कब कौन सा रिएक्शन है, एक है ग्रुप्स प्रोसेस। ग्रुप्स प्रोसेस में देखो क्या किया जाता है, उसी को कहा जाता है तुम्हारे पास क्या, अनहाइड्रेटेड जिंक रखा जाता है और HCl रखा जाता है, तो वही HCl और ZnCl2 का मिक्सचर बनते हैं। आज तुम्हारा उसी के साथ रिएक्शन होता है, तो HCl के साथ H2 बना के निकल जाता है, हाँ। तो ये रिएक्शन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। फिर KBr के साथ H2SO4 जिसे हमने अभी क्या किया था, HBr + किए थे, उसके बेस पे बात हो जाएगा। यहाँ Ki के साथ अगर यहाँ से देखें, है ना, तो तुम ये रिएक्शन देखो, साफ दिख नहीं रहा होगा, ये देखना तुम, यहाँ से क्या होगा, CH3 CH2 OH है, ठीक है। यहाँ पर हमने रिएक्शन कराया है KBr का इन प्रेजेंस ऑफ किसका, H2SO4 का। तो यहाँ से क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ से बन जाएगा एक तो KHSO4 बन जाएगा, क्या बन जाएगा तुम्हारा, KHSO4 बन जाएगा, प्लस तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ से एक HBr बन जाएगा। अब HBr बन गया, अब देखो ये HBr की रिएक्शन करा दो किसके साथ, अल्कोहल के साथ में करा दोगे, CH3 CH2 OH, है ना। इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो OH + H क्या हो जाएगा तुम्हारा, H2O बन जाएगा, और ये Br यहाँ पर आके जुड़ जाएंगे तो CH3 CH2 Br आ जाएगा। क्या आ जाएगा तुम्हारा, CH3 CH2 Br + H2O और प्लस क्या बन जाएंगे, KHSO4 बन जाएंगे। यहाँ पर समझ में आ गया तुम्हारा, चलिए। अगली रिएक्शन जो है तुम्हारा वही क्या है, Ki + H3PO4, कुछ नहीं करना है तुम्हें, आयोडीन यहाँ में देना है, इसके साथ एक H और OH को मिला के क्या बना देना है, वाटर। तो देखो क्या क्या है रिएक्शन, इस तरीके से रिएक्शन है, CH क्या है तुम्हारा, CH3 CH2 OH प्लस क्या है तुम्हारा, Ki प्लस क्या है, H3PO4, है ना। तो एक H को इससे ले आओ, HI बन जाएगा, क्या बन जाएगा तुम्हारा, HI बन जाएगा। अब बाकी बन जाएगा KH2PO4, पहले डबल सॉल्यूशन रिएक्शन करा लेना। और जब HI बन जाए इसको अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराओ, किसी भी अल्कोहल के साथ में, HI के साथ HOH बन जाएगा वाटर, और ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, RI प्लस क्या बन जाएगा तुम्हारा, H2O बन जाएगा। कोई दिक्कत है, यहाँ क्या हो जाएगा, RI + H2 बन जाएगा।
जहां पर तुम्हें एसिड दिख जाए, क्या दिख जाए तुम्हें, एक एसिड दिख जाए, जहां पे एक एसिड दिख जाए जहां पे, और जहां पर एक शांत दिख जाए, तो पहले वो दोनों की आपस में रिएक्शन करवा देनी है। क्या करा देनी है, पहले वो दोनों की रिएक्शन करा देनी है, उसके बाद फिर उसको जो प्रोडक्ट आएगा, जो एसिड आएगा स्ट्रॉन्ग एसिड, उसको अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवा देनी है, हो जाएगा। तो यहाँ से हम हाइड्रोजन बना सकते हैं इस टाइप से। चलो, बाय द एक्शन ऑफ फास्फोरस साइनाइड, इसी मैग्नीशियम अभी नहीं बनाएंगे, हमने अभी पढ़ा दिया तुम्हें कि जब PCM3 PCM5 से रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा। ये रिएक्शन रिएक्ट में क्या है, फिर से आ गई है ना, ये रिएक्शन अभी हमने तुमको कराए हैं, सारे के सारे रिएक्शन फिर से करवाए हुए अभी तुम्हें। चलो, विद थायोडीन क्लोराइड SOCM2, ये भी अभी हमने कराया, डार्जन्स प्रोसेस है ना, ये भी हमने करा दिया। बाय हैमाइड एक्सचेंज रिएक्शन, अभी यहाँ से दो चीजें हैं, एक फिनकेल्स्टीन रिएक्शन है, एक श्वार्ट्ज रिएक्शन है। क्या है, फिनकेल्स्टीन रिएक्शन और श्वार्ट्ज रिएक्शन। तो हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन में पहले हम बात करते हैं फिनकेल्स्टीन रिएक्शन में। किसमें बात करते हैं, फिनकेल्स्टीन रिएक्शन में। फिनकेल्स्टीन रिएक्शन में क्या होता है कि सबसे पहले अगर मेरे पास कोई क्या है तुम्हारा CH3CH2Br, अब यहाँ से हाइड्रोजन एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर NaI या Ki डालते हैं, इसमें एक सॉल्वेंट डालते हैं जिसका नाम है एसीटोन, और जब इसे हीट करते हैं तो यहाँ से Br हटता है, आयोडीन जुड़ जाता है, तो इसको कहते हैं हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको, हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो हाइड्रोजन यहाँ से चेंज हो जाते हैं, इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, फिनकेल्स्टीन रिएक्शन। तो जब हम किसी हाइड्रोजन के ऊपर, जब किसी हाइड्रोजन कंपाउंड के ऊपर NaI या Ki विद एसीटोन डाल करके हीट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, एसीटोन डाल करके हीट कर देते हैं, तब ये बन जाता है क्या तुम्हारा, फिनकेल्स्टीन। याद हो गया, फिनकेल्स्टीन रिएक्शन में क्या होगा, जब अम्कायन हाइड्राइड के ऊपर हम वो क्या कहते हैं NaI या Ki डालते हैं, तो अम्कायन आयोडाइड बन जाता है। इसमें हाइड्रोजन का सिर्फ एक्सचेंज होता है, और हाइड्रोजन का एक्सचेंज होता है, इसके कारण से इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला इसमें श्वार्ट्ज रिएक्शन आता है ना। श्वार्ट्ज रिएक्शन में तुम्हारे पास क्या होता है, यहाँ पर देखो हम इसमें ये करते हैं, श्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होते हैं, जब CH3CH2Cl या Br कुछ भी आ जाए, यहाँ पर हम डालते हैं HgF2 या AgF डाल देते हैं, या AuF3 डालते हैं, कोई भी, या COF2 भी डालते हैं, तो ये हाइड्रोजन एक्सचेंज हो जाता है, फ्लोरीन इस जगह पे चला जाता है, और ये बन जाता है CH3CH2F बन जाता है। क्या बन जाता है, CH3CH2F बन जाता है। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन के एक्सचेंज हो जाते हैं, और हाइड्रोजन एक्सचेंज का रिएक्शन दो रिएक्शन, तो याद रखना कौन कौन, श्वार्ट्ज रिएक्शन और फिनकेल्स्टीन। फिनकेल्स्टीन में क्या डालते हैं, NaI Ki विद एसीटोन, यहाँ पे क्या डालते हैं HgF2 COF2 AuF3, और क्या होगा तुम्हारा AgF2। ये सब चीजें डाल करके हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको चेंज करवा सकते हैं। तो यहाँ से ध्यान देना, बनाने की प्रोसेस पहले हमने अल्केन से देखा, अल्केन में हाइड्रोजन से रिएक्शन कराया, सल्फाइड के प्रेजेंस में करवाया, तो अल्काइल हैमाइड बन गया। फिर अल्कीन में देखा मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ हमने देखनी, एक में HX के साथ रिएक्शन करवाए थे, तो उस जगह पर जुड़ा था जहां पर बंकेनेस काफी ज्यादा था। दूसरे में हमने HX के साथ H2O2 को जोड़े, एंटी मार्कोनिकॉफ हो गया, उस जगह पर जोड़े जहां पर हमारा क्या हो गया, बंकेनेस कम था। फिर हमने अम्कोहम से देखा, अम्कोहम में क्या क्या देखे, HCl+ZlCl2 देखे, अम्कोहम में हमने क्या देखा, NaBr+H2SO4 देखा, KBr+H2SO4 देखे, Ki+H2SO4 देखे, Ki+H3PO4 देखे, ये देख सकते हैं। फिर हमने क्या देखा, PCM3 PCM5, फिर हमने देखा SOCM2, है ना। ये सारे प्रोसेस, या फिर रेड फास्फोरस के साथ हाइड्रोजन डाल देंगे तो भी आ जाएगा, ये अम्कोहम से देखे। फिर हमने हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन देखा, और ये सारे प्रोसेस से हमने यहाँ पे क्या किया, हाइड्रोजन बनाने का एक टेक्निक समझ पाए। तो एक बार अच्छे से इसको रिवाइज करूंगा, है ना, यहाँ से आ जाएंगे तुम्हारा। तो तुम्हारा फ्रॉम सिंपल साउंड ऑफ एसिड, है ना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोरोडिन हंस-डीकर रिएक्शन, है ना, क्या कहता है, बोरोडिन हंस-डीकर रिएक्शन। यहाँ पे देखो कंपाउंड क्या होता है, ये इस टाइप से होते हैं, CH3COOAg, इसकी रिएक्शन जब Br2 के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CCm4, क्या कराते हैं, CCm4। तो जैसे इसको हीट यहाँ से CCm4 कराते हैं, तो पहले तो यहाँ से CO2 में निकल जाना, तो यहाँ से CO2 निकल जाएगा, एक Ag जो होगा एक Br के साथ आ जाएगा, AgBr हो गया, और प्लस जो कार्बन बचा वो हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा, CH3Br, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, CH3COOAg प्लस Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCm4, क्या हो जाएगा, तो पहले कार्बन डाइऑक्साइड निकालोगे, क्योंकि डिग्रेडेशन रिएक्शन होता है, टूटता है इसमें, तो पहले कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, एक Ag को एक Br के साथ रिएक्शन करा देना, तो AgBr बन जाएगा। बाकी जितने कार्बन का है वो बचेगा, तुम्हें वहां पर क्या करोगे, तुम वहां पर Br कर सकते हो। हाँ, इस मेथड में कई बार हम क्या करते हैं, CM2 इसके जगह पे यूज किए जा सकते हैं, है ना, क्या कर सकते हैं, Br के जगह पे क्या यूज कर सकते हैं, CM2 भी यूज कर सकते हैं, बट उतनी अच्छी रिएक्शन नहीं आता है जितना रिएक्शन के तुम्हें Br के रूप में आता है। इसका नाम था बोरोडिन हंस-डीकर रिएक्शन। अब चलो, ये आ गया मुझे केमिकल प्रॉपर्टीज, क्या आ गया मुझे,
केमिकल प्रॉपर्टी, है ना। केमिकल प्रॉपर्टी में मुझे सबसे पहले पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जिसमें निकोमोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ना है, एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ना और रिएक्शन विद मेकेनिज्म पढ़ने हैं, है ना। तो सबसे पहले चलिए निकोमोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाम से समझ रहा है कि सर एक निकोमोफाइन होगा, एक निकोमोफाइन होगा। पहचान कैसे करोगे निकोमोफाइन का? निकोमोफाइन की पहचान पहले होना चाहिए कि सर ऑक्टेट कंप्लीट हो, ऑक्टेट कंप्लीट हो और उसके पास मोन पेयर प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट हो तुम्हें? ऑक्टेट कंप्लीट विद क्या प्रेजेंट होगा? मोन पेयर प्रेजेंट होगा। तो वो क्या करेगा? निकोमोफाइन की तरह बिहेव कर देगा। तो ये निकोमोफाइन जो एक लुईस बेस की तरह भी बिहेव करता था। यही कंडीशन क्या होते थे? यही कंडीशन लुईस बेस में आते थे। किसमें आता था? लुईस बेस में आता था। तो लुईस बेस की तरह भी ये बिहेव करेगा। क्या चीज तुम्हारे? निकोमोफाइन। अब देखो निकोमोफाइन जब इस पे अटैक करते हैं इस ग्रुप पे, तो ये एक होता है लिविंग ग्रुप, है ना। क्या होता है तुम्हारा? लिविंग ग्रुप। एक जुड़ेगा, देखो सब पहले तो करो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है? अगर मान लो मेरे पास एक कैट है, इसको हटाएं तो इसकी जगह कोई दूसरा कोई जोड़ दे, है ना। तो एक जुड़ेगा तो दूसरा यहाँ से बाहर निकल जाएगा। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे जिस क्लास में तुम पढ़ रहे हो 12th, ये क्लास में तुम हटोगे कोई और आके बैठेगा, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? सब्स्टिट्यूशन। तो जो तुम्हारा 11th है वो 11th तुम्हारे अंदर सब्स्टिट्यूशन का बात कर रहा है कि तुम हटो हम वहां आके बैठेंगे, है ना। तो दिस इज क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन। तो एक ग्रुप आगे क्या जुड़ेगा और दूसरा ग्रुप अगर वहां से भाग गया तो वो क्या कहा जाएगा? उसका सब्स्टिट्यूएंट कहे जाएंगे। तो देखो यहाँ पर निकोमोफाइन आगे जुड़ रहा है और यहाँ से हाइड्रोजन बाहर आ रहा है। यहाँ पर लिविंग ग्रुप के रूप में तुम्हें हाइड्रोजन ही ज्यादा काम करेंगे इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर के अंदर हाइड्रोजन होंगे। इसमें क्या होंगे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आयोडीन यहाँ पर सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप के रूप में काम करेगा, है ना। किसके रूप में? सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप के रूप में काम करेगा। तो जैसे निकोमोफाइन का अटैक होता है, यहाँ से लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर भाग जाते हैं और निकोमोफाइन यहाँ जुड़ जाता है। ये तुम्हारा क्या कहलाता है? निकोमोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाते हैं। निकोमोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दो टाइप की रिएक्शन होती है। हमारे पास एक होता है क्या चीज? SN1 और एक क्या होता है? SN2। देखो यहाँ पर वाटर एक निकोमोफाइन टाइप का। हाँ, हम लोग देखो निकोमोफाइन दो टाइप के पढ़ते हैं। एक स्ट्रॉन्ग निकोमोफाइन होता है, एक वीक निकोमोफाइन होता है। जैसे अगर मेरे पास H2O है, इससे एक H को हटाऊंगा OH माइनस, तो जो कंजुगेट बेस बनते हैं ना, जो कंजुगेट बेस बनते हैं, जो कंजुगेट बेस होता है किसी का, तो एक स्ट्रॉन्ग निकोमोफाइन होता है। कंजुगेट बेस क्या हो जाते हैं? और स्ट्रॉन्ग निकोमोफाइन हो जाता है। और जबकि तुम्हारे पास इसी का जो एसिड होता है वो वीक निकोमोफाइन हो जाता है। ऐसे में जैसे अगर ROH है तो ROH में से RO माइनस जो होगा वो स्ट्रॉन्ग निकोमोफाइन होगा और ये जो होगा तुम्हारे क्या हो जाएगा? वीक निकोमोफाइन हो जाएगा। तो जब किसी एसिड्स का कंजुगेट बेस जो होंगे वो उसका क्या कहा जाएगा? स्ट्रॉन्ग निकोमोफाइन कहा जाएगा। तो ये आसान हो जाएगा याद करने के लिए। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो देखो ये OH जैसे अटैक यहाँ से करेगा, X यहाँ से बाहर आएगा, एक H छोड़ेंगे तो जैसे देखो ROHH, इसका ऑक्सीजन ने अपना मोल पे दिया, इसके ऊपर कौन सी चार्ज हो जाएगी? पॉजिटिव। यहाँ से H को हटा देगा तो यहाँ से आ जाएगा ROH और कॉमर्स का आ जाएगा H कॉमर्स के बाहर निकलेगा H और इसका होना X क्या बन जाएगा? HF बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं? यहाँ तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट हमको करा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अभी हमने बताया कि क्या होगा तुम्हारा जितना बेस्ट लिविंग ग्रुप रहेगा रिएक्टिविटी उतना ही बेहतर होगा, है ना। तो आयोडीन सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है, इसका उसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगा? ज्यादा। फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर किसका रहेंगे? फ्लोरीन का रहेंगे। तो जितना बेहतर लिविंग ग्रुप होगा उतना ज्यादा होगा। अब यहाँ पर देखो फ्लोराइड आर द पोरेस्ट लिविंग ग्रुप, क्योंकि फ्लोरीन और कार्बन की साइज लगभग बराबर होती है। अब फ्लोरीन और कार्बन की साइज लगभग बराबर होने के कारण से उसका बीच का बॉन्ड जो होता है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इस कारण से वो टूट नहीं पाता है। इसमें फ्लोरीन जो होगा सबसे बिग लिविंग ग्रुप्स हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा जी। अब हम यहाँ से रेट अगर देखें तो मेरे पास क्या होगा? अगर SN1 SN2 की बातें करेंगे तो वहां से हम चेक कर सकते हैं कि 1 डिग्री से ज्यादा, 2 डिग्री मतलब 3 डिग्री, हम इसको आगे लिखने के चांस तो ज्यादा समझ में आ जाएगा मुझे। निकोमोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने सिंपल सी बात की कि कोई भी निकोमोफाइन आएगा, अटैक करेगा, यहाँ से हटेगा और वहां से क्या हो जाएंगे? लिविंग ग्रुप यहाँ से साइड हो जाएंगे और वहां पर निकोमोफाइन आके जुड़ जाएंगे। तो वो निकोमोफाइन OH माइनस भी हो सकता है, OH जाकर जुड़ सकता है। वाटर भी निकोमोफाइन की तरह बिहेव कर सकता है, अमीन भी निकोमोफाइन की तरह, मतलब ये क्या हो गया तुम्हारा? अमोनिया, है ना। NH3 क्या हो गया? अमोनिया। वो भी निकोमोफाइन की तरह बिहेव कर सकता है। 1 डिग्री अमीन भी निकोमोफाइन की तरह बिहेव कर सकते हैं, 2 डिग्री अमीन भी निकोमोफाइन की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो हमने अभी क्या बोलेंगे? जिसके पास भी मोन पेयर है, ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है और अगर उसके बाद भी उसके पास मोन पेयर प्रेजेंट है तो वो एक निकोमोफाइन की तरह बिहेव करता है। ऑक्टेट कंप्लीट विथ मोन पेयर, है ना। ऑक्टेट कंप्लीट विथ मोन पेयर अगर रहता तो क्या करेगा? तुम्हें निकोमोफाइन
फाइन की तरह बिहेव करेगा। कोई दिक्कत? तो समझ में ना, कहीं पर भी चेक करना, जैसे नाइट्रोजन NH3 लिखा है यहाँ पे, तो NH3 नाइट्रोजन के भाग में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर देखो, अब 3 को हाइड्रोजन के साथ बना लिया, 3 को हाइड्रोजन के साथ बनाएंगे तो 5 3 8 हो गया, नहीं हो गया? तो इसका तो ऑक्टेट हो चुका है। ऑक्टेट के साथ साथ यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? एक वन पे प्रेजेंट है, तो निक्लोफाइन कहा जाएगा। अगर वाटर है, यहाँ से देखो H2O एक वन पे शेयर करने को, अभी भी इसके पास 2 वन पे प्रेजेंट है, ये किसकी तरह बिहेव करेगा? एक निक्लोफाइन की तरह बिहेव करेगा। कोई दिक्कत है? तो जहां ऑक्टेट कंपोनेंट है और वन पे प्रेजेंट है, तो वो तुम्हारे एक निक्लोफाइन हो जाएंगे। चलो, इसमें तुम्हारे एनसीईआरटी की एग्जांपल्स है, और यहाँ पर हमें बहुत सारी चीजें दिया है कि सर कौन कौन निक्लोफाइन के प्रेजेंस में क्या क्या होगा, है ना। जिसमें सबसे पहले NaOH या KOH रहेगा, है ना, NaOH या KOH रहेगा, तो वो OH माइनस अटैक करेगा, हाइड्रोजन यहाँ से बाहर हो जाएंगे, अंक को हम बना के दे देगा। क्या दे देगा? अंक को हम बना के देगा। H2O भी रहेगा तो अंक को हम बना के देगा। लेकिन अगर RONA रहा तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन के एक नाम से फेमस है ना, RH जब क्या हुआ? रोया, है ना, अल्काइल हैलाइड ने जब रोना रोया तो इससे ईथर, इसके आंसू के रूप में क्या निकले? ईथर निकले। क्या निकला? इसका आंसू में क्या निकला? ईथर निकला। तो यहाँ से NaX बन जाएगा। अल्काइल हैलाइड के साथ जब RONA के साथ रिएक्शन करते हैं तो इस पे देखो वन पेयर है, ये अटैक करेगा यहाँ से, है ना। अब मेटम होने के कारण से जल्दी यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, ROR बन जाएगा। अब कौन सा बन जाएगा तुम्हारा? Na। इस रिएक्शन का नाम है विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। क्या नाम है इसका? विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। तो ये बन जाएगा तुम्हें, है ना। अभी तो पढ़ा था Na या Ki के साथ एसीटोन रिएक्शन कराता है तो फिंक्लिस्टन रिएक्शन हो जाते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन एक्सचेंज होता है, यहाँ पर आयोडीन माइनस होता है, एक निक्लोफाइन की तरह बिहेव करता है। अमोनिया 1 डिग्री अमीन बना करके दे देगा, इसको प्राइमरी अमीन कहेंगे। अगर 1 डिग्री अमीन है तो 2 डिग्री अमीन बना करके दे देगा, सेकेंडरी अमीन कह देंगे। अगर 2 डिग्री अमीन है तो 3 डिग्री बना करके दे देगा, टर्सरी अमीन कह देंगे। अब देखा कि 3 डिग्री अमीन रिएक्शन नहीं करेगा, 3 डिग्री अमीन रिएक्शन नहीं करेगा, बंकनेस काफी ज्यादा। अब यहाँ पर देखना, अगर केसीएन या NaCN है, केसीएन या NaCN है तो साइनाइड देगा। क्या देगा तुम्हें? साइनाइड, जिसके नाइट्राइल कंपाउंड भी कहते हैं। तो केसीएन या NaCN क्या देंगे? साइनाइड या नाइट्राइल दे देंगे। AgCN जो होगा आइसोसाइनाइड देगा, AgCN या AuCN जो होगा वो क्या दे देगा? आइसोसाइनाइड। तो फिर से याद रखना, NaOH KOH क्या करेगा? एक स्ट्रॉन्ग निक्लोफाइन, अंक को हम देगा। वाटर एक वीक निक्लोफाइन, अंक को हम दे देगा, है ना। उसके बाद तुम्हारा क्या था? RONA ईथर दे देगा। क्या दे देगा? ईथर दे देगा। NaI KI ये सब क्या देगा? आयोडाइड देगा। फिंक्लिस्टन रिएक्शन हो जाएंगे, है ना। NH3 अगर अटैक करेगा तो 1 डिग्री में, RNH2 अमीन करेगा तो क्या होगा? 2 डिग्री में, 2 डिग्री में करेगा तो 3 डिग्री में, 3 डिग्री रिएक्शन नहीं करने वाले, है ना। फिर केसीएन रहेगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? साइनाइड। NaCN रहेगा क्या हो जाएगा? साइनाइड। AgCN या AuCN रहा तो क्या हो जाएगा? आइसोसाइनाइड। क्या हो जाएगा तुम्हें? आइसोसाइनाइड। यहाँ पर फिर KNO2 या NaNO2 रहा, KNO2 या NaNO2 रहा, KNO2 या फिर क्या रहा तुम्हारा? NaNO2 रहा। तो KNO2 या NaNO2 रहेगा तो क्या बन जाएगा? ONO बन जाएगा, नाइट्राइड। क्या बन जाएगा? ONO बन जाएगा, नाइट्राइड। और अगर AgNO2 रहेगा तो उनका क्या? RNO2, सही है। AgNO2 रहेगा तो तुम्हें क्या बन जाएगा? नाइट्रो बन जाएगा। क्या बन जाएगा तुम्हारा? नाइट्रो बन जाएगा। कोई दिक्कत है? तो अगर तुम्हारा KNO2 या NaNO2 रहता तो ONO बन जाते हैं। AgNO2 या रहेगा तो तुम्हें क्या बन जाएंगे? NO2 बन जाएंगे। R सिडवंग OAG है तो R सिडवंग वो करेगा तो यहाँ पर बन जाएगा एस्टर। क्या बन जाएगा? एस्टर। इस रिएक्शन को बोलेंगे एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? एस्टरिफिकेशन। जैसे अगर तुम्हारे है R सिडवंग OAG, इसके साथ जब RBr की अटैक करेंगे तो पहले तो तुम्हारा क्या हो जाएगा कि यहाँ से AgBr निकल जाएगा और ये R इससे आगे के जुड़ जाएगा, है ना। तो RCOR प्लस क्या हो जाएगा तुम्हारा? AgBr। यहाँ से जाएंगे NiNH4 एक रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, यहाँ पर H माइनस डालता तो ये बन जाते हैं अल्केन में। किसमें बन जाता है? अल्केन में, हाइड्रोकार्बन में। और जब मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो भी अल्केन बन जाएगा, जब हम आगे रिएक्शन करने वाले हैं। तो ये सब कुछ निक्लोफाइन था और उसके प्रोडक्ट है एनसीईआरटी के अनुसार से। आगे से ये चीजें याद होनी चाहिए, 1-2 बार घर पे रिवीजन करोगे, ये चीजें बहुत जल्दी याद हो जाती है, कोई हार्ड नहीं है इसमें। अभी हमने बताया क्या होगा, यहाँ पर तुम्हारे पास आ जाएंगे विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अभी हमने बताया था RONA के ऊपर जब RS का अटैक करते हो तो क्या बन जाता है? ईथर बन जाता है। उसको हम रिएक्शन बोलते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन बोलते हैं। तो ये अल्काइल हैलाइड को जब मेटल ऑक्साइड ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बन जाएगा। अभी तो पढ़ा था ना फिंक्लिस्टन रिएक्शन नहीं पढ़ा था ना कि हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन हो जाते हैं, वहां से हमने पढ़ लिया था। NiNH4 H माइनस अटैक करेगा, RH बन जाएगा, प्लस यहाँ से NiX बन के बाहर निकल जाएंगे और NX3 बन जाएगा। तो हाइड्रोजन यहाँ पर बैलेंस कर लेना, ये आ जाएंगे तुम्हारे। तो ये तो आसान है।
चलो अमोनिया तो 1 डिग्री में बना था, 2 डिग्री, अगर 1 डिग्री में है तो 2 डिग्री बनाएगा, है ना। एम्बीडेंट क्या कहता है, निक्लोफाइन कहा जाता है। एम्बीडेंट निक्लोफाइन वो होते हैं जिसमें क्या हो सकता है कि एक से अधिक डोनर ग्रुप होगा लेकिन देगा कोई एक, है ना। जैसे साइनाइड, तो साइनाइड में क्या हो सकता है कि साइनाइड जब बनाओगे तो इसके पास भी वन पे है, यहाँ पर भी वन पे है, ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकता है। तो अभी तूने पढ़ा था कि केसीएन NaCN होता है तो साइनाइड बना लेता है, क्या बना लेता है, साइनाइड बनाते हैं, इसमें मतलब कार्बन दे दिया। लेकिन जब यही AgCN रहता है तो आइसोसाइनाइड बना लेते हैं, मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन ने दे दिया था तुम्हें, हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो तुम्हें क्या होगा, वैसे निक्लोफाइन जिसमें दोनों तरफ से जुड़ने की क्षमता रहता हो उसे हम क्या कहते हैं, एम्बीडेंटेड निक्लोफाइन कहते हैं। कोई दिक्कत है, समझ आ गया ना। चलो एम्बीडेंटेड निक्लोफाइन में तुम्हें NO2 भी आ गया था, अभी AgNO2 KNO2 इसकी रिएक्शन की बातें किए थे तो ONO या NO2 बन गया था। चलो अगला मेरे पास रिएक्शन है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन में क्या होता है, ध्यान देना, अगर एक्वस KOH रहा तो सब्स्टिट्यूशन करेगा, एक्वस KOH में क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन। अगर मेरे पास क्या रहा, अम्कोहलिक KOH रहा तो अम्कोहलिक KOH में K प्लस OH माइनस छूट जाता है और ये OH माइनस बंकिनेस ग्रुप है क्योंकि इधर भी बीम वाले तो इधर से अटैक करता है, यहाँ से OH माइनस अटैक किया और यहाँ से H2O निकाल दिया, यहाँ से बन गया और नेगेटिव, ये जब नीचे आते हैं तो हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ से क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो देखो OH माइनस यहाँ पर निक्लोफाइन की तरह बिहेव करेगा, मतलब बेस की तरह बिहेव करेगा, निक्लोफाइन की तरह बेस की तरह बिहेव करेगा और ये H को यहाँ से लेकर के बाहर आ जाएंगे। तो जैसे H को लेकर बाहर आएंगे तो अगर ये प्लस हो गया तो ये किस में जाएगा, माइनस में, और ये माइनस आकर के जब इधर जुड़ेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा और डबल बॉन्ड बनेगा तो क्या कह जाएंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि एक बड़ा मॉलिक्यूल से अगर एक छोटा सा पार्ट यहाँ बाहर आ जाते हैं तो उसे हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। कोई दिक्कत है, चलो यहाँ से देखो तुम्हारे पास ये OH माइनस आयन था, एक बार यहाँ से क्या करवाया, एलिमिनेशन करवाया। एलिमिनेशन में दो चीजें ध्यान देना कि अगर मेरे पास हाइड्रोजन यहाँ पर, अगर हमने यहाँ से H निकाल लिया या फिर यहाँ से H निकाल लिया तो एक बार डबल बॉन्ड इस जगह पर बन जाएगा, इसके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, और जब यहाँ से हटाएंगे तो इसके बीच में डबल बन जाएगा। तो अब मुझे पता करना कि कौन सी कंपाउंड ज्यादा एक्सेस में है, कौन सा लिमिटिंग में है, कौन ज्यादा होगा। तो जिसमें अल्फा H की संख्या ज्यादा हो जाएगी उसको स्टेबल ज्यादा मानते हैं। देखो इसके जस्ट बाद में जो कार्बन आता है उसको अम्फा कार्बन कहते हैं। तो अम्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन होता है उसको अम्फा हाइड्रोजन कहते हैं। यहाँ पर अम्फा हाइड्रोजन 3 हो गया और यहाँ पर भी अम्फा हाइड्रोजन कितना हो गया, 3। तो टोटल अम्फा हाइड्रोजन कितना आ गया, इसमें 6 आ गया। जबकि इसमें इसके जस्ट बगल वाला कार्बन पर एक ही कार्बन है जहां पर अम्फा H कितना आ गया, इसमें 2 आ गया। कितना आ गया, अम्फा H 2 आ गया। तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, एक कम स्टेबल हो जाएगा। इसे जेटसेफ या सेटजेफ भी कहा जाता है, जेटसेफ या सेटजेफ कहा जाता है, ऐसे हॉफमैन कहा जाता है। कोई दिक्कत है, तो अल्कीन की स्टेबिलिटी अम्फा H से देखते हैं। जहां पर अम्फा H की संख्या ज्यादा होगा वहां स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, और स्टेबिलिटी ज्यादा होगा तो प्रोडक्ट मेजर बनेंगे, जहां स्टेबिलिटी कम होगा वहां पर प्रोडक्ट माइनर बन जाएंगे। कोई दिक्कत है यहाँ पे, चलो नेक्स्ट हमने बात करना है मुझे वही जेटसेफ या सेटजेफ, तो वही बता रहा है कि मेजर प्रोडक्ट वही होंगे जहां पर अम्फा H की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। हॉफमैन वो बताता है जहां पर अम्फा H की संख्या क्या होगा, कम हो जाएगा। रिएक्शन विद मैग्नीशियम एटम जिसको गिरनार्ड एजेंट के साथ में हम बात करते थे कि जब अल्काइल हैलाइड पे जब RH2 पर मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवा लेते थे तो RMGS बन जाता है। क्या बन जाता है, RMGS बन जाता है। दिस इज कॉल्ड गिरनार्ड रिएजेंट। इसको क्या कहते हैं, गिरनार्ड रिएजेंट बोलते हैं। और जब ये गिरनार्ड एजेंट क्या करता है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर में रिएक्शन कराइए। क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में कि व्हाई ड्राई ईथर, क्योंकि ड्राई ईथर जो नॉन पोलर सॉल्वेंट, ड्राई ईथर क्या तुम्हारा नॉन पोलर सॉल्वेंट है, इसका आंसर नहीं। तो अगर पोलर सॉल्वेंट डाल देंगे तो पोलर के साथ पहले मेटल ही रिएक्ट कर जाएगा, है ना, तो वो कुछ अलग प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। इसलिए हम चाहेंगे कि वो क्या करें कि हमको गिरनार्ड अगर ऑब्टेन करना है तो वहां पर हम ड्राई ईथर का यूज करेंगे जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा। क्या होगा तुम्हारा, नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा, उसके अनुसार से हम इसका यूज करेंगे। चलिए उच्च रिएक्शन है, उच्च रिएक्शन बहुत फेमस है। कार्बन की संख्या को डबल करनी होती है तो हम कौन सा रिएक्शन करवाते हैं, उच्च रिएक्शन। जब अल्काइल हैलाइड्स होगा 2RX, इसको सोडियम के प्रेजेंस में इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि 2NX बन जाएगा और R आपस में बन जाते हैं। इसके सिमेट्रिक अम्केन तैयार होता है। कैसा अम्केन तैयार होता है, सिमेट्रिक अम्केन तैयार होता है। हमेशा इसमें सिमेट्रिक आते हैं। अरे असल में तो कार्बन की संख्या अगर डबल करना होगा तो हम लोग कौन सी रिएक्शन करेंगे, उच्च रिएक्शन करेंगे। हो जाएगा ये, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट हमने बात करना है मुझे यहां से, फिर वही है उच्च रिएक्शन की बात है, कार्बन की संख्या डबल हो गया। अब SN1 और SN2 की मैकेनिज्म देख लेते हैं, है ना, ये बोर्ड में आता है, इसका आंसर को अलग से रखा गया SN1 और SN2 को। SN1 सब्स्टिट्यूशन यूनिक मॉलिक्यूलर एडिशन कहा जाता है।
इसमें क्या होता है, इसके जो फेवर होते हैं न्यूट्रल या बिग निकोमोफाइल चाहिए इसमें। बिग निकोमोफाइल जैसे तुम्हारा क्या हो जाएगा, H2O आ जाएगा, क्या रहेंगे तुम्हारा H2O आ जाएगा, NH3 आ जाएगा, तुम्हारे पास क्या रहेंगे RNH2 आ जाएंगे, यहाँ पे क्या रहेगा तुम्हारा, अगर तुम्हारे पास ROH आ गया, इससे बिग निकोमोफाइल। जब इससे एक एक एच हटाते जाएंगे तो क्या होता जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग निकोमोफाइल बनता जाएगा। लेकिन अभी ये क्या तुम्हारा बिग निकोमोफाइल, तो वाटर, अल्कोहल, अमीन, ये सब क्या होगा तुम्हारा बिग निकोमोफाइल हो जाएगा। चलो यहाँ तक देख लेते हैं हम लोग, तो बिग निकोमोफाइल होंगे। SN1 में जब बिग निकोमोफाइल अटैक करता है तो जैसे सोचो RX है, RX के ऊपर जब हमने H2O का अटैक किया, यहाँ पर मोन पेयर है, ये मोन पेयर यहाँ से अटैक करेगा और X बाहर आ जाएंगे, तो यहाँ से तुम्हारा क्या होगा, तो देखो SN1 में पहले क्या होता है, बिग निकोमोफाइल है, तो बिग निकोमोफाइल बहुत कमजोर होगा तो पहले RX हटेगा, तो इसमें से खुद से बॉन्ड टूट जाएंगे, R पॉजिटिव X नेगेटिव बन जाएगा। अच्छा, इसमें हमेशा कार्बोकेटायन बनते हैं, कार्बोकेटायन क्या होते हैं, कार्बोकेटायन जो होता है वो अस्टेबम होता है। अस्टेबम कहाँ से चेक करते हैं, 3 डिग्री ज्यादा होता है, फिर 2 डिग्री, फिर कहाँ होते हैं 1 डिग्री। अगर रेजोनेंस कर रहा तो वहां पर रेजोनेंस देख लेंगे, अगर मेसोमेरिक इफेक्ट कर रहा तो मेसोमेरिक देख लेंगे, बट हमें नहीं लगता बोर्ड में उतना, अगर आगे गया तो मेसोमेरिक ये सब देखना होगा, तो हम उसको एक अलग क्लास में लेंगे जहां पर हमें क्या होगा कि GOC की बातें कर लिया जाएगा वहां पर। अब देखो यहाँ पर जब तक कार्बोकेटायन नहीं बनता तब तक दूसरा स्टेप नहीं चलेगा। कार्बोकेटायन बनने के बाद यहाँ H2O इस जगह आएंगे और यहाँ से अपना निकोमोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे, तो ROH और इसके ऊपर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, जिससे कारण से अनस्टेबल होने के कारण से ये H+ को बाहर करेगा और ये बन जाएगा ROH+, क्या बन जाएगा तुम्हारा H+ बन जाएगा। अभी इस H+ के साथ जो इसका X- निकला था वो जुड़ जाएगा, है ना, तो यहाँ से HX बन जाएगा। तो देखो ये रिएक्शन का जो सबसे स्लो स्टेप ऑफ रिएक्शन होता है ये होता है कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होना, है ना। सबसे स्लो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो किसका होता है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होना। अब पूरी रिएक्शन का जो रेट होता है वो डिपेंड करता है स्लो स्टेप ऑफ रिएक्शन पे। किस पे डिपेंड करता है, स्लो स्टेप ऑफ रिएक्शन पे, तो इस पे डिपेंड करता है। तो पूरी रिएक्शन एक ही फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, इसमें इसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और इसमें इसका नाम है SN1 रिएक्शन। क्या नाम है इसका, SN1 रिएक्शन। कोई दिक्कत है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या SN1 कहते हैं इसको, कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। तो ये आ गया तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये निकोमोफाइल पे डिपेंड नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ किसके डिपेंड करते हैं, हम हेमाइड पे, जहाँ पर कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी होती है। जितना जल्दी कार्बोकेटायन रहेंगे उतना, तो हमने भी कहा कि स्मॉल स्टेप जो होता है डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ऐसा होना, पहला स्टेप क्या हो जाएगा तुम्हारा, CS का बॉन्ड टूटेंगे, स्टेप 2 में तुम्हारा क्या हो जाएगा, उसका आके निकोमोफाइल अटैक करेगा। तो ये सब तो हम करवा दिए वहां पे, चलो यहाँ से देखोगे कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल कहाँ पर होते हैं, 3 डिग्री, फिर क्या होता है 2 डिग्री, फिर क्या होता है तुम्हारा 1 डिग्री। इसलिए जो SN1 के रिएक्शन का रेट रहेगा वो तुम्हारा 3 डिग्री पर ज्यादा होगा, फिर किस पे होंगे 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो SN1 की मतलब कार्बोकेटायन किसको कहते हो, कार्बोकेटायन आता है बोर्ड एग्जाम में, है ना। एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है जो पॉजिटिव चार्ज कार्बन रखता है और इसके हाइड्रेशन जो होते हैं प्रोमिनेंट होते हैं, याद रहते हैं। 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री होता है, फिर कितने होते हैं 1 डिग्री होते हैं। यही लिखा हुआ है इसमें, ये सारी चीजें यहाँ लिखा हुआ। कार्बोकेटायन जो होता है प्रोमिनेंट हो जाते हैं। देखो सिंपल सी बात है, sp2 हाइब्रिडेशन हो रहा है, तो sp2 कार्बोकेटायन में पहले CH3 ऐसा रहता है तुम्हारा, जैसे CH4 हो गया, इससे एक H+ को हटाए तो CH4 पे एक पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये तीनों प्रोमिनेंट में चले जाते हैं और इसके जो p बॉन्ड होते हैं इस प्रोमिनेंट का परपेंडिकुलर होता है। अगर प्रोमिनेंट ऐसा है CH3 का तो कार्बोकेटायन ऊपर, मतलब ये और वाइकेंट ऑर्बिटल इसका परपेंडिकुलर में रहेंगे, आगे से में, तो ये परपेंडिकुलर प्रोमिनेंट पे रहते हैं। तो जैसे अगर इसमें ऐसा दिखा है तो कार्बोकेटायन इससे वाइकेंट ऑर्बिटल पर हो जाएगा। तो याद रखना, इसमें ज्यादा कुछ नहीं याद रखना, कार्बोकेटायन याद रखना कि SN1 रिएक्शन क्या होता है, इसमें जो स्मॉल स्टेप रिएक्शन होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर मतलब क्या होता है, स्मॉल स्टेप जो होता है कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होती है। रेट ऑफ रिएक्शन अनकाइन हेमाइड पे डिपेंड करता है, निकोमोफाइल वीक रहते हैं, नेगेटिव ऊपर स्ट्रांग रहते हैं, है ना। यहाँ पे क्या होते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होता है, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ SN1 की हमने बात किया, अभी तो हमने बात किया क्या होगा तुम्हारा, जहां पर तुम्हारा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री आएंगे वहां पर ज्यादा हो जाएगा इसका। ये सब पढ़ाया हुआ तुम्हारा। SN2 मैकेनिज्म में देखोगे यहाँ पर क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग निकोमोफाइल रहते हैं। कैसा रहते हैं, स्ट्रॉन्ग निकोमोफाइल होता है। तो एक तरफ से हाइड्रोजन निकलता नहीं कि दूसरी तरफ से निकोमोफाइल क्या कर जाते हैं, अटैक कर जाते हैं। तो सिंपल सा सोचो, अगर मेरे पास कोई निकोमोफाइल है OH- और यहाँ पर तुम्हारा, यहाँ पर देखना, एक तो बंकिनेस ग्रुप रहेगा और दूसरा हाइड्रोजन, इधर से अटैक नहीं कर सकते। अगर इधर से अटैक किए तो ये इधर से बाहर निकल जाएगा, अगर इधर से बाहर निकल गया तो तुम्हारा क्या हो जाएंगे। अच्छा, इसमें क्या होता है ना, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज होता है, इसको कहते हैं अम्ब्रेला इन्वर्जन। क्या कहते हैं इसको, अम्ब्रेला इन्वर्जन। तो इन्वर्जन इसमें हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं इसमें, इन्वर्जन। तो देखो यहाँ से सिंपल सी बात ये दिख रहा है तुम्हें,
यहाँ 3 डिग्री है, यहाँ भी आर 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 जुड़ गया, यहाँ से H माइनस का अटैक हुआ और ये पूरे ग्रुप्स का हो जाता है अम्ब्रेला की तरह चेंज हो जाता है। पूरा ग्रुप क्या हो जाता है, अम्ब्रेला की तरह चेंज हो जाता है और ये पूरा ग्रुप उठ के उधर चला गया और इधर से निकोमोफाइल इसमें जुड़ गया, है ना। तो क्या हो जाएगा, पूरे के पूरे ग्रुप जुड़ जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, अम्ब्रेला। जैसे अगर मान लो कोई अम्ब्रेला है, तेज हवा का झोंका आया, पूरा अम्ब्रेला को उधर पलट दिया, है ना, तो उस टाइप का। तो देखो उसका फिगर भी रखे थे शायद, ये तो बता दिया मैंने। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन दोनों फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, इसके ऊपर भी और यहाँ पर कोई कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन नहीं होती है ना, यहाँ पर कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं होती है। यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जो होते हैं ज्यादातर 1 डिग्री पे, फिर किस पे होते हैं 2 डिग्री पे, फिर क्या होते हैं तुम्हारा 3 डिग्री पे होते हैं। यहाँ तक समझ में गया, तो उसका जस्ट अपोजिट चलेगा, है ना। यहाँ पे ये सब रेट बस वही देख लेना, इससे क्या होगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का रेट ज्यादा होगा। इन्वर्जन हो गया, इसके रेट चेंज हो गया, है ना। इसमें इन्वर्जन, इसको बाउंड्री इन्वर्जन कहते हैं। इन्वर्जन ये देखो, एक अम्ब्रेला था, है ना, ये अम्ब्रेला क्या हो गया उधर पलट गया, तो बस उसी तरीके के रिएक्शन जो होंगे उस साइड में पलट जाएंगे। तो जिससे निकोमोफाइल अगर अटैक करेगा, मान लो ये हाइड्रोजन है, इधर से निकोमोफाइल अटैक करेगा, ये सारी चीज उधर चेंज हो जाएंगे। तो देखो ये इधर चेंज होगा, इधर से निकोमोफाइल हो गया, ऐसे। तो एक अम्ब्रेला इन्वर्जन यहाँ पर देखने मिलेगा। यहाँ पर हो गया स्टेरिक इफेक्ट, जितना ज्यादा बंकीनेस आएंगे रेट उतना क्या होता जाएगा, कम का चलेगा। तो इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है 1 डिग्री 2 डिग्री, उसके बाद क्या होगा तुम्हारा 3 डिग्री चला जाता है। तो रेट ऑफ तुम्हारा जस्ट उसका होता जाता है। रिएक्शन विद केसियन और एजिशन तो हमने भी देखा था ना। SN1 वर्सेस SN2 की बात करें, ये यूनिमोनोमर है, वो कैसा है, बायोमोनोमर है ना। वो एक स्टेप में हो जाता है, उसमें इन्वर्जन होते हैं। इसमें 2 स्टेप चलते हैं, पहले कार्बोकेटाइन तैयार होते हैं, फिर निकोमोफाइल का अटैक होता है, इस तरीके से होता है। इट डिपेंड्स ओनली ऑन द सबस्ट्रेट, वो दोनों पे डिपेंड करता है, निकोमोफाइल और सबस्ट्रेट दोनों पे डिपेंड करते हैं। फेवर बाय न्यूट्रल निकोमोफाइल होते हैं, उसमें ज्यादातर स्ट्रॉन्ग निकोमोफाइल यूज किए जाते हैं। कोई दिक्कत है ना ये। SN1 वर्सेस SN2 में सॉल्वेंट जो होते हैं, इसमें प्रोमर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज किया जाता है, उसमें प्रोमर अप्रोटिक, ताकि सॉल्वेंट रिएक्शन ना कर जाए, है ना। इसमें सॉल्वेंट ही रिएक्शन करते हैं। अनकाइन ग्रुप में इसमें ज्यादा हमने देखा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, और इसके बाद क्या था 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री हो जाएंगे। इसमें तुम्हारे पास स्टीरियोकेमिस्ट्री में ये बनाता है रेसमिक मिक्सचर, क्योंकि इसमें अगर कार्बन बन गए तो रेसमिक मिक्सचर, और उसमें क्या बना इन्वर्जन तैयार करते हैं, हो जाएगा ये। चलो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आ गए। चलो वेयर बीच ऑफ द फ्लोइंग विल बी फास्टर एंड व्हाई, इसमें से कौन सा रिएक्शन जो फास्ट होगा और क्यों होगा। तो सबसे पहले देखो ये वीक निकोमोफाइल है और ये तुम्हारा क्या है स्ट्रॉन्ग निकोमोफाइल है। तो फास्ट ये हो जाएगा, ये वीक हो जाएगा, क्योंकि निकोमोफाइल क्या है इसमें कमजोर है, हो जाएगा ये। कहता है अरेंज द फ्लोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। SN1 में देखना मुझे 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, सबसे ज्यादा कौन है 3 डिग्री, तो 3 डिग्री का सबसे ज्यादा, फिर आ जाएगा 2 डिग्री और फिर क्या आ जाएगा तुम्हारा 1 डिग्री आ जाएंगे। इसमें चेक करोगे यहाँ पर 3 डिग्री हो गया, ये भी क्या हो गया तुम्हारा, अच्छा वहाँ आयोडीन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ सबका सब 3 डिग्री है। तो जो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा रिएक्शन का रेट उसमें सबसे ज्यादा, तो फिर आयोडीन ब्रोमीन, उसके बाद क्या देगा तुम्हारा क्लोरीन, है ना। साइज का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या तुम्हारा लिविंग ग्रुप, जितना बड़ा साइज होगा, सॉरी साइज का रेटिंग प्रोपोर्शनल, जितना बड़ा साइज होगा उसका लिविंग ग्रुप उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होंगे। अरेंज द फ्लोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2। SN2 में 1 डिग्री पहले देखते हैं, फिर 2 डिग्री देखते हैं, फिर क्या देखते हैं 3 डिग्री देखते हैं। तो पहले 1 डिग्री देख लेंगे, ये दोनों का दोनों 3 डिग्री है, नहीं सॉरी ये 2 डिग्री है, ये क्या है तुम्हारा 3 डिग्री है। तो यहाँ पर पहले इसका पहले उसका हो जाएगा, फिर इसका हो जाएगा। इसमें देखो सब में 1 डिग्री है, तो पहले जिसका लिविंग ग्रुप स्ट्रांग होगा वो होगा आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्या होगा तुम्हारा क्लोरीन हो जाएगा। तो लिविंग ग्रुप पे देख लोगे यहाँ से। प्रिपरेटरी मेथड ऑफ हेमोअरेंज, अभी तक हमने हेमोअल्केन्स के बारे में पढ़े थे, है ना। अब हेमोअरेंज पढ़ना है। सबसे पहले तो तुम्हें क्या पढ़ना है कि जब यहाँ से हमने क्या किया कि यहाँ से कोई हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करवाया, यहाँ बेंजीन है, यहाँ बेंजीन में सब जगह हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, है ना, क्या होता है हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। यहाँ पर कोई हाइड्रोजन रखते हैं, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ मूविक एसिड रखते हैं। जब मूविक एसिड रखते हैं तो यहाँ से ये कार्बोकेटाइन बनता है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन से क्या करना, हाइड्रोजन को एक हटा देना और उसके जगह पर हाइड्रोजन याद रखना, डायरेक्ट वहां पे क्या बना लेना हाइड्रोजन, अब प्लस कर दो तुम्हारा HCl तैयार हो जाएगा। तो CM2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, या यहाँ पर AmCl3 भी दे सकते हैं, कोई भी मूविक एसिड का यूज कर सकते हैं यहाँ से, हो जाएगा। या FeBr3 यूज करो, कोई भी मूविक एसिड का यूज करोगे तो ये तुम्हें क्या बना के दे देगा, हाइड्रोजन से यहाँ से बना के दे देंगे, कोई दिक्कत यहाँ पर। नेक्स्ट अगर तुम्हारे पास है ये देखो, अगर यहाँ पर अगर पहले से अगर कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो या तो ऑर्थो या तो
पारा ग्रुप जाएगा। कहाँ जाएगा? ऑर्थो या पारा डायटिंग ग्रुप्स में। तो अगर मेरे पास यहाँ से हाइड्रोजन ग्रुप पहले से प्रेजेंट है और इस रिएक्शन को अगर हाइड्रोजन के साथ करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, तो तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे? ये या तो ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा या तो किस में जाएगा? एक बार यहाँ सॉरी मेटा नहीं जाएगा, यहाँ क्या जाएगा तुम्हारा? एक बार ऑर्थो और एक प्रोडक्ट जो होंगे वो किस पे चले जाएंगे? पारा पे चला जाएगा, है ना। ये आ जाएंगे। इस रिएक्शन को हमने क्या कहा था? हाइड्रोजनेशन रिएक्शन ऑफ इसमें आ जाएंगे। उसके बाद तुम्हारा यही आयोडीन है तो आयोडीन के चले जाएंगे, ब्रोमीन है तो ब्रोमीन चले जाएंगे, है ना। तुम्हें HI अगर डाला हुआ तो वहां से आयोडीन के मतलब ये चला जाएगा। अब यहाँ से देखो तुम्हारे पास है CH3Cl अगर सनलाइट के प्रेजेंस में, तो सनलाइट के प्रेजेंस में हमने अभी पीछे पढ़ा था कि सनलाइट के प्रेजेंस में तुम्हारा क्या होता है कि अगर सनलाइट के प्रेजेंस में बात करते हैं तो फिर जहां पर अनकायन ग्रुप होते हैं वहां पर अटैक करते हैं। तो Cm2 को इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट करोगे तो बेंजीन रिंग नहीं तोड़ पाएगा क्योंकि एरोमेटिक होता है, नहीं तोड़ पाएगा। तो ये यहाँ पर अटैक करेगा और ये बनाएगा CH2Cl। तो देखना डायरेक्ट अगर Cm2 इन प्रेजेंस ऑफ AmCm3 करोगे तो बेंजीन रिंग तोड़ देगा, लेकिन अगर तुमने क्या किया? सनलाइट का यूज किया तो बेंजीन ग्रुप नहीं तोड़ेगा। बेंजीन के ऊपर जो अनकायन ग्रुप्स रहेंगे उस अनकायन ग्रुप को ब्रेक डाउन करेगा। हो जाएगा ये, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नेक्स्ट मेरे पास है बात हुई एक है सैंडमेयर्स रिएक्शन। सैंडमेयर्स रिएक्शन में पहले डायएजोटाइजेशन रिएक्शन करवाते हैं। क्या करते हैं? डायएजोटाइजेशन। डायएजोटाइजेशन में क्या होता है कि अगर हमने यहाँ से NH2 लिया, इसके ऊपर HNO2 की रिएक्शन करवाए या फिर NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl की रिएक्शन करवाते हैं, NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl की रिएक्शन कराते हैं यहाँ से, तो ये पहले बनता है डायजोनियम क्लोराइड। क्या बन जाता है? डायजोनियम क्लोराइड। और जब डायजोनियम क्लोराइड के ऊपर CuCl इन प्रेजेंस ऑफ HCl डालते हैं तब यहाँ पर क्लोरीन बन जाते हैं। N2 गैस यहाँ से बाहर आ जाता है, यहाँ क्लोरीन हो गया, N2 HCl बन जाते हैं। या तो यहाँ CuBr HBr डालोगे तो N2 जहाँ Cm जुड़े वहां पे क्या जुड़ जाएगा? तुम्हारा ब्रोमीन जुड़ जाएगा। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? सैंडमेयर्स रिएक्शन बोलते हैं। तो सैंडमेयर्स रिएक्शन में क्या होगा? सैंडमेयर्स रिएक्शन में जब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के ऊपर हम क्या करते हैं? CuCl या HCl या CuBr HBr डालते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है? राइन हाइलाइट तैयार हो जाता है। उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? सैंडमेयर्स रिएक्शन बोलते हैं। हो जाएगा ये। चलो नेक्स्ट है गटरमैन कोच रिएक्शन। इसमें क्या कहते हैं कि सर सैंडमेयर्स इसमें क्या डालते थे? CuCl डाले थे, हाँ ना। यहाँ पे देखो, यहाँ डायजोनियम क्लोराइड था, डायजोनियम क्लोराइड के ऊपर हमने क्या किया था? CuCl डाला था या HCl, तो सैंडमेयर्स हो गया था। अगर Cu इन प्रेजेंस ऑफ HCl डाल देंगे, CuCl नहीं, Cu इन प्रेजेंस ऑफ HCl डाल देंगे और अगर वहां पर हाइड्रोजन बैठ जाता है, दिस इज कॉल्ड गटरमैन कोच रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? गटरमैन कोच। थोड़ा सा अंतर है, एक में CuCl होता है, एक में क्या होता है? सिर्फ ये रहते हैं, इसको हम गटरमैन कोच रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गटरमैन कोच रिएक्शन। चलो अगर हमें Ki के साथ रिएक्शन करेंगे तो तुम्हें क्या हो जाएगा? डायजोनियम से N2। डायजोनियम का एक ही ऑप्शन है, डायजोनियम का एक ही ऑप्शन है, सिर्फ N2 को हटाना, उसमें क्या जोड़ देना है? हाइड्रोजन जोड़ देना। हो जाएगा यहाँ से। अगर बाम सिंबेन ने क्या किया? HBF4 से रिएक्शन किया, यहाँ पर फ्लोरीन ऐड कर देने। क्या ऐड कर देने? फ्लोरीन ऐड कर देने। तो ये सब तो तुम्हारे कंपाउंड में बहुत कम दिखेंगे। अगला केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ तक हमने अभी सब कुछ बात कर लिया, है ना। हमने यहाँ तक क्या किया? सब कुछ का यहाँ से बातें हमने कर लिया। रीजन फॉर द नेक्स्ट एक्टिविटी ऑफ क्लोरोबेंजीन। बेंजीन क्या करता है कि यहाँ से देखोगे क्लोरोबेंजीन आके कम रिएक्टिव क्यों होता है? क्योंकि क्लोरीन जब बनते हैं यहाँ से कंजुगेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कंजुगेट। जिसके कारण से मोन पे डोनेट कर देता है, मोन पे मतलब मोन पे इसका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने लगते हैं। इस कारण से आगे मोन पे क्या करता है? पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। इस कारण से क्लोरोबेंजीन की रिएक्टिविटी क्या हो जाते हैं? कम जाते हैं रेजोनेंस के कारण से। सिंपल से यहाँ रखोगे। रीजन ऑफ द नेक्स्ट रिएक्टिव ऑफ क्लोरोबेंजीन, अभी तो बताया कि क्या हो जाएगा तुम्हारा? रेजोनेंस करेगा ये, है ना। चलो आगे रीजन ऑफ द नेक्स्ट रिएक्टिव ऑफ क्लोरोबेंजीन। एक ही चीज है, बार-बार यहाँ तक हमने बताया। ऑर्थो पारा पे क्यों हो रहा था? क्योंकि ऑर्थो पारा रेजोनेंस करता था, है ना। हमने बताया अगर देखोगे पंगसियम पंगसएच पंगसाई ग्रुप जो रहेगा तो ऑर्थो पारा पे कहेंगे, अगर माइनसियम माइनसएच माइनसाई जो रहेगा तो मेटा पोजीशन पे करेंगे। हो जाएगा। तो ये देखोगे तुम्हारा। अब थोड़ा सा बच्चा है, लास्ट में 2-3 रिएक्शन और बचा हुआ है, करें इसको करूं। देखो इसमें कुछ है नहीं, यहाँ पे तुम्हारा क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस डाला हुआ है, हाइड्रोजन हटाओ, वहां पर क्या लगा दोगे? OH लगा दोगे, है ना। तो ये सब चीजें आ जाएंगे। फिर निकोमोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में तुम्हारा क्या हो गया? बस वहां से अगर यहाँ NO2 ग्रुप में गया तो NO2 ग्रुप में गया तो उसकी स्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ा जाएगी, हो जाएगा ना। यहाँ से अगर NO2 ग्रुप में गए, अगर दोनों जगह NO2 ग्रुप में गए तो भी वहां पर स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे। निकोमोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर बात करोगे, ऑर्थो पारा सब्स्टिट्यूशन तो हमने पहले ही बता चुके हैं। ये क्या होता है तुम्हारा? अगर ऑर्थो पारा पर कहीं पर भी लग गया तो फिर यहाँ पे क्या बनेगा? जो हाइड्रोजन वहां से जोड़ देंगे। तो जितना -M ग्रुप जुड़ेंगे उसकी स्टेबिलिटी क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा।
हाइमोजेनेशन रिएक्शन अभी हमने बताया था कि जब कोई किसी भी मूविक एसिड में डालोगे, अगर एक ग्रुप जुड़ा हुआ तो या तो पारा पे जुड़ेगा या तो कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो पे जुड़ेगा, है ना। कहाँ जुड़ेंगे, ऑर्थो या पारा पर। तुम्हारा क्या हो जाएगा, अगर कोई इंटरेक्शन, अगर कोई NO2 ग्रुप जुड़े हुए, अगर NO2 ग्रुप जोड़ रहे हैं HNO3 रिएक्शन, इस रिएक्शन को कहते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन कहते हैं, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में तुम्हारा वही होता है ना, HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, यहाँ से NO2 ग्रुप जोड़ते हैं। कौन सा ग्रुप जोड़ते हैं, NO2, या तो ऑर्थो या तो पारा। तो अगर तुम्हारा यहाँ से CN है, इसके ऊपर HNO2 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा, हाइड्रोजन के साथ या तो ऑर्थो पर नाइट्रो जुड़ जाएगा, या तो कहाँ पर जुड़ जाएगा, पारा पर जुड़ जाएगा। तो ये नाइट्रेशन रिएक्शन का जाएगा। ऐसे ही होता था सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शन में क्या डालते थे, कॉन्सेंट्रेट, पहले तो डायमोटेस्टोसो4 डालते थे, मतलब क्या होता 50% H2SO4, यहाँ पर सल्फोनिक एसिड जुड़ जाता था, यहाँ से CM हो गया, SO3H हो गया, या तो फिर यहाँ पर CN के साथ क्या जुड़ जाते हैं, SO3H पारा पर जुड़ जाते हैं। क्या जुड़ जाते हैं, पारा पर जुड़ जाते हैं। तो ये तुम्हारे पास क्या बन जाता है, सल्फोनिक एसिड। इसी के अनुसार से दो और रिएक्शन पढ़ने, फ्रीडम का अनकाइनेशन, और क्या पढ़ना तुम्हारा, फ्रीडम का ये हो गया तुम्हारा क्या चीज, सल्फोनिक एसिड से ऑर्थो या पारा पे। अगला है फ्रीडम का अनकाइनेशन रिएक्शन। यहाँ पर देखो, जब बेंजीन ग्रुप बेंजाइम हैमाइड है, यहाँ पर क्या तुम्हारा बेंजाइम हैमाइड है, और यहाँ से रिएक्शन करा रहे हैं CH3CM इन प्रेजेंस ऑफ AmCm3। किसके प्रेजेंस में, AmCm3 प्रेजेंस में। तो ये CM नेगेटिव केस में चला जाता है, और ये बन जाता है CH3 पॉजिटिव, और क्या बन जाता है, AmCm4 पर एक नेगेटिव। और जब इस बेंजीन रिंग को साथ ये CH3 यहाँ पर अटैक करता है, तो ये पाई बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। क्या करेगा, ये पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो अगर कहां से तूने क्या किया, यहाँ से CM ने लिया, यहाँ पर CH3 पॉजिटिव आ गए, ये पाई बॉन्ड को ब्रेक करने का, तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, ये CH3 ग्रुप इस पे अटैच हो जाएंगे। यहाँ से CM हो गया, यहाँ से CH3, तो एक बार ऑर्थो पे जुड़ जाएगा, एक बार किस पे जुड़ जाएगा, पारा पर जुड़ जाएगा। तो उसी की तरह रिएक्शन होता है, सिर्फ देखना CM हटाना, यहाँ से CH3 जोड़ देना। तो ये हो गया तुम्हारा फ्रीडम क्राफ्ट अनकाइनेशन रिएक्शन। एक इसी तरीके का रिएक्शन होगा जिसे फ्रीडम क्राफ्ट असाइनेशन रिएक्शन होती है। क्या रिएक्शन होती है, असाइनेशन रिएक्शन होती है। असाइनेशन रिएक्शन में क्या होता है, CH3COCM रहता है। क्या होता है तुम्हारा, यहाँ पर ऐसा रह गया कि यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर तुम्हारा क्या हो गया कि यहाँ से CH3COCM इन प्रेजेंस ऑफ AmCm3 रहेगा। CH3COCM इन प्रेजेंस ऑफ क्या रहेगा, AmCm3। तो इस जगह पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ क्लोरीन हो गया, यहाँ पर जुड़ जाता है C डबल बॉन्ड O CH3, एक बार ऑर्थो पे और एक बार किस पे जुड़ जाता है, पारा पर। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी इसका क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। एक जो बचा हुआ फिटिंग रिएक्शन, तो फिटिंग रिएक्शन, फिर पढ़ेंगे उस फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन में क्या होता था कि जब बेंजीन है ऊर्ज की तरह रिएक्शन होता था, किसकी तरह, ऊर्ज की तरह, सिर्फ यहाँ पर एरोमेटिक होते थे। जब इसके साथ सोडियम की रिएक्शन करते थे तो दो बेंजीन ग्रुप आपस में जुड़ जाता था, बाइफिनाइल बन जाता है। क्या बन जाता है, बाइफिनाइल बन जाता है। इसको फिटिंग रिएक्शन कह देंगे। अगर इसी की रिएक्शन ऊर्ज के साथ करा देंगे, मान लो एक बेंजाइम है मैंने लिए और एक हमने RX में लिया और यहाँ पर दो सोडियम में लिए, है ना, कितना में लिए, दो सोडियम, और इसके साथ अगर R जुड़ गया तो दिस इज क्या हो जाएगा तुम्हारा, है ना, यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो एक ये वाला पार्ट ऊर्ज कर रहा है, ये वाला फिटिंग कर रहा है, इसमें इसका नाम क्या दे देंगे, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन दे देंगे। कोई दिक्कत है हम, चलिए ये NCERT में है सब। फिर एक अनकाइनेशन अभी हमने बता दिया था, है ना, तुम्हें असाइनेशन भी हमने बता दिया, अभी फ्रीडम का असाइनेशन रिएक्शन विद मेटल अभी तो बता दिया, एक ही चीज दो बार आया हुआ। तो हाइड्रोजन कंपाउंड जिसमें तुम्हारा क्लोरोफॉर्म आएगा, जिसमें एक से ज्यादा कार्बन होंगे, तो ये सब NCERT से खुद से पढ़ सकते हो, कुछ ज्यादा इससे आते नहीं है। डाइक्लोरोमीथेन CH2CM2 यूज इसका कहाँ करते हैं, एक्सपेरिमेंट में करते हैं, जहाँ पर पेंट उंट हटाने के लिए, जैसे नेम कॉमर्स में नाम लिया उसको हटाना है तो फिर उसका यूज किया जाता है। इसका यूज ड्रग्स बनाने भी करते हैं या मेटल ट्यूनिंग, मतलब एक्सपेरिमेंट की तरह करते हैं। इसका CH2CM2 का टेट्राक्लोरोमीथेन अभी हमने बताया था CCM4 जो एक अच्छा सॉल्वेंट होता है, साथ में एक फायर एक्सटिंग्विशर भी होता है। किसकी तरह होता है, आग बुझाने के लिए होता है। क्लोरोफ्लोरो कार्बन की बात करें तो रेफ्रिजरेटर में यूज कर लिया जाता है ना। तो ये सब यूजेज जो है लास्ट पेज ऑफ NCERT तुम खुद से पढ़ोगे, हम इसके ज्यादा कुछ इस पे बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा आर्डोफॉर्म का यूज एंटीसेप्टिक के लिए यूज करते हैं, है ना, किसमें करते हैं, एंटीसेप्टिक के लिए यूज करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। फ्रियोन CFC क्लोरोफ्लोरो कार्बन जो ओजोन लेयर को डिप्लेट करता है, ओजोन लेयर के डिप्लेशन के कारण से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थ पे आती है, यहाँ की ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर बढ़ जाती है। तो ये एक काम करता है यहाँ पर, क्या इसका फॉर्मूला करता है CCM2F2 होते हैं, है ना। DDT डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोएसिटेट, ये एक इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड इंसेक्टिसाइड के रूप में काम करता है। बस कुछ तो मारने के लिए क्या होता है, स्प्रे आता है ना, वो स्प्रे में क्या डाला जाता है, DDT डाल देते हैं, है ना। तो वहां से वो क्या हो सकते हैं, मर सकता है यहाँ से। चलो खत्म हो गया।
चैप्टर क्या हो गया, ये थ्योरेटिकल पार्ट आज कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो चलेंगे वो पीवाईक्यू करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, है ना। तो कम की क्लास में आधा घंटा हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, फिर अगले चैप्टर पे बात करना उस पर, कोई दिक्कत यहाँ तक आप कहते हैं। आप एक बार थ्योरी रिवीजन करना इसके अनुसार से, उसके बाद हम आगे बात करेंगे।